जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, राजस्थान ज्योग्राफी की क्रैश कोर्स चल रहा था, या यूं के राजस्थान ज्योग्राफी का सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा था, और इसी सिलसिले में आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी का सेकंड जो आपका सुपरफास्ट रिवीजन की क्लास है वो उसको देखने जा रहे हैं। अग्रिम सभी को, भाई और बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। और इस पे रक्षाबंधन पे जो हमारे कोर्सेज है उस पर बहुत सारा ढेर सारा डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसका लाभ भी आप लोग उठाएं। आप तैयारी का लो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पे जितने भी कोर्सेज है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन पे ढेर सारा, या कह सकते हैं भारी डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसका लुत्फ उठाएं, उसका आनंद उठाएं और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले इस क्लास को शेयर कर दें और इस सेशन में तब तक बने रहेंगे जब तक आपका हौसला बना रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। पिछले सेशन में, उससे पहले मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन बताई थी कि ये राजस्थान ज्ञान वितान की पुस्तक है जो मेरे द्वारा लिखी गई है। इस राजस्थान ज्ञान वितान पुस्तक में कंबाइंड राजस्थान हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन विद एनालिसिस के दिए गए हैं, और जो मैं क्वेश्चन यहां पे करवा रहा हूं वो इसी पुस्तक के संदर्भ में है, इसी पुस्तक से लिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे पिछले सेशन में। आज के सेशन का आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। ये भी, चलिए ये रहा आपका सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? मावट से लाभान्वित नहीं होती, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए तब तक आप आंसर दीजिएगा, तब तक मैं मावट के बारे में बता देता हूं। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, इसी पश्चिमी विक्षोभ को मावट भी कहा जाता है, और इसी को गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। तो कोई सा भी नाम आ सकता है, या आपको पश्चिमी विक्षोभ, मावट या गोल्डन ड्रॉप्स। इनकी उत्पत्ति कहां होती है? तो इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। आपसे कोई पूछ ले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से होती है। आप देख लीजिए, ये यूरोप महाद्वीप और नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, यहां पर है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से होती है। और भूमध्य सागर में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उन्हीं से मावट की उत्पत्ति होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से मावट की उत्पत्ति होती है। इस मावट को भारत में लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है? सौरमंडल की ऊपरी सीमा पर 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर तेज गति की पवनें चलती है, उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, और इसको लाने के लिए जिम्मेदार कौन सी? पश्चिमी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। तो आपसे कोई पूछेंगे मावट को भारत में लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। मावट से शीतकाल में वर्षा होती है। मावट से कब होती है? शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकाल में वर्षा होती है। शीतकाल का मतलब है कि दिसंबर से लेकर कब तक? फरवरी तक वर्षा होती है। दिसंबर से फरवरी के बीच वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ, मावट से शीतकाल में वर्षा होती है, तो मावट से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? रबी की फसल। मावट से सर्वाधिक जो लाभान्वित फसल है कौन सी? रबी की फसल लाभान्वित होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल में मुख्य की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तारा मीरा, रायरा, ये सारी किसकी है? रबी की फसलें। ये सारी किसकी बताओ? रबी की फसलें। तो बताओ, आपसे कोई पूछ ले मावट से कौन सी रबी की फसलें लाभान्वित होती है? कौन सी होती है? रबी की फसलें लाभान्वित होती है। अब यहां पे क्वेश्चन चेक कीजिएगा कि बताओ मावट से रबी की फसलें लाभान्वित होती है, तो बताओ रबी का मतलब गेहूं लाभान्वित होती है, बिल्कुल गेहूं लाभान्वित होती है। देखो चना, बिल्कुल चना लाभान्वित होता है। सरसों बिल्कुल लाभान्वित। तो ये तो होगी रबी की फसलें, ये तीनों तो रबी की फसलें, ये लाभान्वित होगी। कौन सी लाभान्वित नहीं होती ये पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? कपास। कपास खरीफ की फसल है, इसलिए ये लाभान्वित नहीं होती। किसे? मावट से। और मावट के बारे में और फैक्ट की यदि बात करें, मावट, तो मावट से एक तो पर्वतीय राज्यों में वर्षा होती है। मावट से वर्षा कहां होती है? उत्तरी पश्चिमी भारत में।
उत्तरी पश्चिमी भारत में, उत्तरी और पश्चिम भारत में वर्षा होती है। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे, एक तो पर्वतीय राज्यों में वर्षा होती है मावट से, पर्वतीय राज्य, पर्वतीय राज्य कौन कौन से हैं? पर्वतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें जो वर्षा होती है यह है पर्वतीय राज्य, क्योंकि यहां पर हिमालय है और यहां पर जो वर्षा होती है वो बर्फबारी के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? बर्फबारी के रूप में होती है। और यहां पर जो वर्षा होती है वो आपको पता है सेब की फसल के लिए लाभदायक है। किसकी? सेब की फसल के लिए लाभदायक है पर्वतीय राज्यों में। मैदानी राज्यों में भी वर्षा होती है, मैदानी राज्य, तो मैदानी राज्य का मतलब क्या है? ठीक है, पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, राजस्थान में होती है, यूपी में भी होती है, ये आपके मैदानी राज्य है। यहां पे जो वर्षा होगी वो बूंदों के रूप में होगी, बूंदू के रूप में होगी और यहां पर रबी की फसल के लिए लाभदायक है। और रबी की फसल मैंने बता दी, गेहूं, जो ठीक है, चना, मटर, मसूर, सरसों, तारा मीरा, रायरा, ठीक है, इसबगोल, ये सारी किसकी? रबी की फसलें इसके लिए लाभदायक होती है। और यदि बात करें कि बताओ ये जो आपको था मावट है, ठीक है, मावट की यदि संदर्भ में बात करें तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो मावट है, ठीक है, जो आपको पता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सारे भारत आती है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, इसको जब ये भूमध्य सागर से आती है तो बीच में बहुत सारे देश पड़ते हैं, बीच में बहुत सारे क्या पड़ते हैं? देश पड़ते हैं। तो अब देखिए ये आर्द्रता कहां से ग्रहण करती है? तो यह आर्द्रता ग्रहण करती है अरल सागर और कैस्पियन सागर से। ये मार्ग में अरल सागर और कैस्पियन सागर से क्या ग्रहण करती है? आर्द्रता ग्रहण करती है। तो ये थी पूरी मावट के बारे में जानकारी। एक बार पुणे में देख लेता हूं, जल्दी से देख लीजिएगा। आपसे कोई पूछेंगे पश्चिमी विक्षोभ को क्या बोलते हैं? मावट या गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे। उत्पत्ति कहां से? भूमध्य सागर से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। इसको भारत में कौन लाने के लिए जिम्मेदार है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। मावट से वर्षा कब होती है? शीतकाल में वर्षा होती है। कौन सी फसल के लाभदायक है? रबी की फसल के लाभदायक है। कब होती है? दिसंबर से फरवरी के बीच। और रबी की फसल सारी है वो मावट से क्या होती है? लाभान्वित होती है। और यहां पूछा कौन सी लाभान्वित नहीं होती? तो कपास, क्योंकि खरीफ की फसल थी। और मावट इससे आपको तो उत्तरी पश्चिम भारत में वर्षा होती है, पर्वतीय राज्यों में और मैदानी राज्यों में। और ये बीच में आर्द्रता कहां से ग्रहण करती है? अरल सागर और कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करती थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, हाजिर आपका स्क्रीन पे, ठीक है। राजस्थान के जिस जिले में अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों के साथ सीमाएं बनाता है? जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर करते हैं जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे इजी क्वेश्चन तो होगा भी नहीं। पाली आंसर आ रहा अधिकांश विद्यार्थियों का, बिल्कुल पाली आंसर आ रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, पाली 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है। पाली कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है, 8 जिलों के साथ, ठीक है। अब देखिए पाली 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है और नागौर 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है, 7 जिलों के साथ। जयपुर 7 जिलों के साथ सीमा लगाता है। हाँ, जोधपुर पूछे तो 5 जिलों के साथ लगाता है। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन लगाता है? पाली 8 जिलों के साथ। बाकी आपको पता है नागौर और जयपुर ये दोनों 7-7 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। पाली 8 कौन कौन से जिलों के साथ सीमा लगाता है? तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। पाली 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है। सुबह सुबह आंसू सर घर से निकले रहे थे, बन ठंड के तैयार होकर सुबह सुबह घर से निकल रहे थे। सामने से ही आपको पता सनी लियोन मिल गई और वो पूछ रही कि सुबह सुबह कहां जा रहे हो? नजर लग जाएगी। क्या लग जाएगी? नजर। तो सुबह सुबह कहां जा रहे हो? क्या लग जाएगी? बताओ। नजर लग जाएगी। क्या लग जाएगी? नजर लग जाएगी। बस इतने से याद रखना। ट्रिक क्या है? सुबह सुबह कहां जा रहे हो? बन ठंड के, क्या लग जाएगी? नजर। एस का मतलब होता है सिरोही जिला। एस का कौन सा? सिरोही जिला। यू से कौन सा? उदयपुर जिला। कौन सा? उदयपुर जिला। बी से कौन सा? बाड़मेर करना है। कौन सा? बाड़मेर, ठीक है। ए से कौन सा? अजमेर। कौन सा? ए से अजमेर होता है। एन से नागौर होता है, ठीक है। जे से जोधपुर होता है। जे से जालौर होता है। और आर से राजसमंद होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पाली कौन से जिले के साथ सीमा बनाता है या नहीं बनाता है? तो तब आपको 8 नाम याद होने चाहिए। तो बताओ पाली कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है और सर्वाधिक यही बनाता है। तो कौन सा जिला सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा टच करता? पाली 8 के साथ। लेकिन एग्जाम पूछते हैं पाली किसके साथ सीमा बनाता है या नहीं, तो 8 के आपको नाम याद होने चाहिए। क्या? 8 के नाम। और पाली सर्वाधिक किसके साथ बनाता है? तो पाली सर्वाधिक 8 के साथ तो बनाता है। ये रहा आपका पाली
पाली 8 के साथ तो बनाता है, लेकिन सर्वाधिक किसके साथ बनाता है? तो देखिए सर्वाधिक जोधपुर के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? जोधपुर। न्यूनतम किसके साथ बना रहा है? देखो बाड़मेर के साथ न्यूनतम बना रहा है। तो पाली कितने जिलों के साथ बनाता है? पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 8 कौन कौन से? तो देखो जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है और नागौर है। गलती करवाने के लिए भीलवाड़ा दे देते हैं, भीलवाड़ा नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। या बीकानेर दे देते हैं, बीकानेर नहीं है, बाड़मेर है। कौन सा? बाड़मेर। 8 के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता। सर्वाधिक किसके साथ बनाता? पाली। तो सर्वाधिक जोधपुर के साथ बनाता है। और न्यूनतम पूछे किसके साथ? तो न्यूनतम बाड़मेर के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? बाड़मेर के साथ बनाता है। ये जानकारी तो आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ और जानकारी आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि बताओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि बताओ राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 जिलों के साथ सीमा, पाली तो 8 के साथ बनाता है, ठीक है, लेकिन राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? 2-2 जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, ठीक है। केवल 2-2 के साथ, केवल 2-2 के साथ, 2 से ज्यादा नहीं, केवल 2-2 के साथ बताना है। आप 3 वाले बता दो, 4 वाले, 5 वाले, वो तो बता दोगे, मुझे भी बताए। केवल 2-2 के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? चलो ऑप्शन देता हूं, कौन सा जिला केवल 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है? कौन सा जिला केवल 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है? पहला आपका ऑप्शन है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। दूसरा ऑप्शन है झुंझुनू। कौन सा है? झुंझुनू, झुंझुनू। तीसरा ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है, धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। चौथा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 12। पांचवा आ जाएगा आपके पास झालावाड़ और छठा आ जाएगा आपके पास बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। इनमें से आपको मुझे छांट के बताने हैं कि ऐसे कौन से जिले जो केवल 2-2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। वाह, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? आएगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड फोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ऐसा आएगा। तो 2-2 जिलों के साथ सीमा कौन बनाते हैं? 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम नहीं, केवल 2-2 जिलों के साथ सीमा कौन से बनाते हैं? चलिए ऐसे बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये जिला रहा आपका गंगानगर। गंगानगर 2 ही जिलों के साथ सीमा बनाता है, एक तो बीकानेर के साथ बनाता है और एक किसके? हनुमानगढ़ के साथ बनाता है। तो बताओ गंगानगर 2 ही जिलों के साथ सीमा बनाता है। ये देखो आपका रहा झुंझुनू। कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू इधर है आपका चूरू और इधर ये सीकर आ गया, जयपुर नहीं है, देखो बीच में सीकर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये झुंझुनू हो गया और झुंझुनू जयपुर के, सॉरी, सीकर के साथ और चूरू के साथ बनाता है, जयपुर के साथ नहीं बनाता है, क्योंकि देखिए देख लीजिए सीकर वहां तक है, ठीक है। तो झुंझुनू भी 2 के साथ बनाता है। धौलपुर देखिए, ये धौलपुर इधर भरतपुर के साथ बनाता है, इधर करौली के साथ बनाता है, ये भी 2 के साथ बनाता है। 12 देखिए, ये रहा 12 आपका, ठीक है, 12 इधर देखो कोटा के साथ और इधर झालावाड़ के साथ, 2 के साथ सीमा बनाता है। तो 12 के 2 के साथ। झालावाड़ देखिए, खुद झालावाड़, ये झालावाड़ इधर कोटा के साथ और इधर किसके साथ? 12 के साथ, तो ये भी 2 के साथ बनाता है। ये देखिए बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा की यदि बात करें, ठीक है, तो बांसवाड़ा की यदि बात करें तो बांसवाड़ा खुद आपसे पूछे 3 से लगाता है। बांसवाड़ा कितने से लगाता है? ठीक है, तो बांसवाड़ा देखो इधर उदयपुर, इधर प्रतापगढ़ और इधर डूंगरपुर, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे, सॉरी, बांसवाड़ा 2 से लगाता है। ये मैप थोड़ा आपका अपडेटेड नहीं है, ठीक है। इधर डूंगरपुर प्रतापगढ़ से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आपसे पूछेंगे बांसवाड़ा भी 2 से लगाता है, डूंगरपुर और किससे बताओ? प्रतापगढ़ से, ठीक है। तो ये ऐसा आंसर है। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछाते हैं कि ऐसे कितने जिले जो 2-2 जिलों, बाकी जिले 2 से ज्यादा ही लगाते हैं, कम नहीं लगाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछाते हैं। या ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? 2-2 राज्यों के साथ, 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये है राजस्थान की मैपिंग की प्रैक्टिस। यदि ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे 2-2 राज्यों के साथ। तो देखिए आपसे पूछेंगे हनुमानगढ़ भी 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ कितने राज्यों के साथ? 2 राज्यों के साथ। देखो हनुमानगढ़ इधर पंजाब और इधर हरियाणा, पंजाब और हरियाणा के साथ बनाता है हनुमानगढ़, ठीक है। गंगानगर नहीं, गंगानगर तो पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ, एक राज्य है और एक देश है, वो अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय बनाता है, ठीक है। 2 राज्यों के साथ नहीं बनाता है। कौन सा? गंगानगर। हाँ, हनुमानगढ़ 2 राज्यों के साथ बनाता है, पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ। ऐसा ही है भरतपुर जिला। कौन सा? भरतपुर जिला। भरतपुर जिला इधर देखो हरियाणा के साथ और इधर यूपी के साथ, हरियाणा के साथ और किसके साथ बताओ? यूपी के साथ बनाता है। यही धौलपुर का हाल है, धौलपुर यूपी के साथ और एमपी के साथ, धौलपुर यूपी के साथ और किसके साथ बताओ? एमपी के साथ, ठीक है। इसी प्रकार यही हाल किसका है? बांसवाड़ा का, ठीक है। बांसवाड़ा की बात करें तो इधर आपको होता है एमपी के साथ और इधर गुजरात के साथ। बांसवाड़ा इधर एमपी के साथ और इधर गुजरात के साथ। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात और एमपी दोनों से सीमा बनाता है? बांसवाड़ा। ऐसा कौन सा जो यूपी और एमपी दोनों से बनाता है? धौलपुर। ऐसा कौन सा जो हरियाणा और यूपी से बनाता है? भरतपुर। ऐसा कौन सा पंजाब और हरियाणा दोनों से बनाता है? हनुमानगढ़। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कौन सा है जो पाकिस्तान और पंजाब अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाता है? गंगानगर। एक ऐसा है बाड़मेर जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बनाता है, पाकिस्तान और गुजरात के साथ बनाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और सर्वाधिक आपसे पूछेंगे कि बताओ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा
राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान कितने राज्यों के साथ बनाता है? 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ बनाता है। सबसे ज्यादा किसके साथ बनाता है? एमपी के साथ। लेकिन बाकी भी तो याद होने चाहिए, और आरोही क्रम पूछ लेते हैं। तो आपसे पूछेंगे 1262 हरियाणा है, 1022 गुजरात है, 877 यूपी है और 89 पंजाब है। केवल अपन फर्स्ट और लास्ट याद रखते हैं, बीच वाले भी याद करना, और आरोही क्रम पूछ लेते हैं, ठीक है, कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उनको लंबाई के अनुसार सही क्रम है आरोही क्रम में जमाइए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? तो झालावाड़ बनाता है। कौन बनाता है? झालावाड़, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा। और सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर बनाता है, भीलवाड़ा मत कर देना, बाड़मेर बनाता है। कौन बनाता है? बाड़मेर, ये सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 4 जिले बनाते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है, और 1070 किलोमीटर है, रेड क्लिप रेखा इसकी नाम है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन बनाता है? जैसलमेर बनाता है 464, ठीक है। सबसे कम कौन बनाता है? तो बीकानेर बनाता है 168, लेकिन जैसलमेर 464 बनाता है, बाड़मेर 228 बनाता है, गांधीनगर 210 और सबसे कम बीकानेर 168 बनाता है। ये थी मैपिंग की बहुत सीमित सी जानकारी, मैंने यहां पे देखो, एक क्लास की लिमिटेशन होती है, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो जितना हो सके आपका क्वेश्चन जो एग्जाम के ओरिएंटेड है वो सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो देखो दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। जितना हौसला रखेंगे, जितना आप ग्रुप में शेयर करेंगे, जितने लोग ज्यादा लाइव आएंगे, मेरा और मोटिवेशन में इजाफा होगा और मैं आपके लिए और कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सेशन को शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिएगा। देखिए क्वेश्चनों का लेवल देखिएगा, आरएस लेवल के क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर लेवल के क्वेश्चन है, दोनों का सिलेबस सेम ही है, और अन्य तमाम एग्जामों के लिए भी एक आपको पता है अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, तो इनको यदि सोल्व कर लेते हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं है आपका, ठीक है, किसी भी प्रकार के एग्जाम में। ये नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिएगा और सही कूट का चयन कीजिएगा। चलिए पहले सम्मिलित करके देख लेते हैं, ठीक है। सम्मिलित करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, बेरिलियम सबसे ज्यादा कहां? तो बेरिलियम में पहला स्थान है उदयपुर का। किसका बताओ? उदयपुर में कौन सा? तो चंपागुड़ा। उदयपुर में कौन सा? चंपागुड़ा। और एक आपके शिकारबाड़ी, चंपागुड़ा और कौन सा बताओ? शिकारबाड़ी। चंपागुड़ा और शिकारबाड़ी ये दोनों कहां? उदयपुर में, ठीक है, बेरिलियम के लिए। बेरिलियम में दूसरा स्थान है जयपुर का। जयपुर में है गुजरवाड़ा, गुजर की तड़ी नहीं है, गुजरवाड़ा। कौन सा? गुजरवाड़ा। तीसरा है अजमेर का। अजमेर में है बांदर सिंदरी। अजमेर में कौन सा? बांदर सिंदरी। तो ये तो हो गए बेरिलियम के। जितने भी बेरिलियम के हैं वो मैंने सारे बता दिए। बेरिलियम एक आणविक खनिज है, ठीक है। बेरिलियम में पहला स्थान उदयपुर का है, दूसरा जयपुर का, तीसरा अजमेर का। कहां पाया जाता है? चलिए जिप्सम की बात कर लेते हैं। यदि जिप्सम की अपन बात करते हैं तो बताओ, तब तक आप आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको और जानकारी बता देता हूं। जिप्सम में पहला स्थान रखता है बीकानेर। जिप्सम में पहला स्थान कौन रखता है? बीकानेर। बीकानेर में जामसर है जो जिप्सम की सबसे बड़ी खान है, बिसरासर है, ठीक है, लूणकरणसर है, हरकासर है, ठीक है, और केसर देसर और सातू ये सारे के सारे बीकानेर में है। बीकानेर इसमें पहला स्थान रखता है जिप्सम में। दूसरा नागौर रखता है, जहां घोट मागलोद, मातासुग, बदवासी, 11 कसनाऊ ये आपके स्थान है, ठीक है। तीसरा यदि बात करते हैं सीसा जस्ता की यदि बात करते हो, सीसा जस्ता जुड़वा खनिज है और इसमें पहला स्थान रखता है उदयपुर। सीसा जस्ता में पहला स्थान कौन रखता है? उदयपुर रखता है। उदयपुर में सीसा जस्ता की यदि बात करें तो उदयपुर में आपको पता है जावर माइंस। कौन सी? जावर माइंस, मोचिया मंगरा और बोरड़ मंगरा, ये तो हो गए उदयपुर में। उसके बाद यदि राजसमंद की बात करें, राजसमंद की, तो राजसमंद में आपको पता राजपुरा दरीबा, खोद दरीबा तो अलवर में है, ये राजपुरा दरीबा है जो सीसा जस्ता के लिए है। इसी के अलावा सिंधेश्वर खुर्द, बामणिया कला भी है। तीसरा स्थान है भीलवाड़ा का, और भीलवाड़ा में आपको पता है सीसा जस्ता में कौन सा है? तो रामपुरा अगुचा या गुलाबपुरा जिसे बोलते हैं। और चौथा स्थान है किसका? सवाई माधोपुर का, और सवाई माधोपुर में कौन सा है? तो चौथ का बरवाड़ा है। अजमेर में कायड़। ये सारे सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और सीसा जस्ता के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसकी स्थापना 1964 में हुई, देबारी में मुख्यालय है, ठीक है। चलिए टंगस्टन में पहला स्थान है नागौर का, और नागौर में कहा? डेगाना भाखरी, रेवत की पहाड़ी। दूसरा पाली में नाना करारा बाप, और तीसरा यदि आपसे पूछेंगे तो सिरोही जिसमें वालदा है। अब आराम से सम्मिलित कर लो, मैंने सारी चीजें बता दी। अब देखिए सम्मिलित कर लेते हैं। बताओ
लूणकरणसर, ये देखो लूणकरणसर कहां आया, ये देखो लूणकरणसर आ गया। लूणकरणसर कहां बताओ, बीकानेर में है। किसके लिए, जिप्सम के लिए, तो लूणकरणसर को जिप्सम से लिंक कर दो। ठीक है, जावर माइंस, देखो जावर माइंस उदयपुर में है। किसके लिए, सीसा जस्ता के लिए, तो सीसा जस्ता से लिंक कर दो। डेगाना, डेगाना भाकरी रेवत की पहाड़ी, ये देखो नागौर में टंगस्टन के लिए, तो ये से लिंक कर दो। और चंपागुड़ा, ये देखो चंपागुड़ा शिकारवाड़ी, ये उदयपुर में किसके लिए प्रसिद्ध है, बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो बताओ ए में क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 3 4 फर्स्ट, देखो 2 3 4 फर्स्ट। ठीक है, 2 3 4 फर्स्ट। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने बी बताया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इतने सारे खनिजों के वितरण क्षेत्र भी आपने जान लिए। ठीक है, यदि आप ध्यान से सुनते हैं, इत्मीनान से सुनते हैं, तो साथ साथ आपका रिवीजन भी सुपर फास्ट तरीके से हो जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है। यह क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये तो आप बता ही दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप बता दोगे। ठीक है, इसको मैंने पहले भी करवाया है, जल्दी से बताओ, देखें कितने विद्यार्थी बताते, देखें। फिर कहते हो सर राहुल सर टाइम से लाइव नहीं आते। अरे आप शेयर ही नहीं करते हो। ठीक है, आप शेयर करोगे तो राहुल सर को लगेगा कि हाँ बच्चे अपने लिए कुछ कर रहे हैं। मैं तो आपके लिए निःशुल्क भाव से कर ही रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप भी एक शिक्षक के लिए आप निःशुल्क भाव से कुछ करें। ठीक है, शेयर करना निःशुल्क भाव से, ठीक है, निस्वार्थ भाव से। मैं भी तो आपके लिए निस्वार्थ भाव से इस प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन का आपको तो प्रचार प्रसार कर रहा हूं, आप तक ग्रामीण क्षेत्र तक एजुकेशन पहुंचा रहा हूं। तो क्या आप एक बार अपना स्टेटस नहीं लगा सकते इतनी अच्छी क्लास के लिए? ठीक है, नहीं लगा सकते तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जैसा आपका मनोभाव होगा वैसे ही गुरु का मनोभाव होगा। चलिए आंसर आने शुरू हो गए। बिल्कुल राजेंद्र कुमार, तो स्टेटस पे तो लगा ही देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार शेयर करें पहले स्टेटस पे और फिर क्लास पे चलते हैं आगे। ठीक है, अमित बिल्कुल सही है, मोहन, रितेश, अलका, सचिन बिल्कुल आंसर करेक्ट है। मांडू की पॉल डूंगरपुर, मांडू की पॉल डूंगरपुर में फ्लोरस्पार निकलता है। क्या निकलता है? फेल्सपार नहीं निकलता है, ये ध्यान रखना थोड़ा। चलिए, एक आपका फेल्सपार, कुछ लोग विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। एक तो है फेल्सपार, एक होता आपका फ्लोरस्पार, 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 फ्लोरस्पार। देखिए फेल्सपार की यदि बात करें, फेल्सपार तो ये अजमेर में, फेल्सपार का बताओ अजमेर में, दादलिया, मकरेड़ा, ये आपके अजमेर में निकलते हैं। फ्लो, फ्लो यानी मैंने बताया था बाढ़, फ्लो यानी फ्लड। फ्लो कहां था पानी का? बेनेश्वर डूंगरपुर वाला याद करो, तो ये डूंगरपुर में कौन सी? मांडू की पाल, मांडू की पाल। तो मांडू की पाल यदि आपसे पूछे, ये कहां है? डूंगरपुर में है। मांडू की पाल कहां है? डूंगरपुर में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लोरस्पार के लिए प्रसिद्ध है। और फेल्सपार कहां का है? अजमेर का है। फेल्सपार कहां का? अजमेर का। और फेल्सपार पेग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है, पेग्मेटाइट चट्टानों में, पेग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है। कौन सा बताओ? फेल्सपार। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ फेल्सपार का उत्पादन करने वाला पहला जिला कौन सा है? तब आपका आंसर होगा अजमेर। कौन सा? अजमेर। सर सीकर, सीकर आपको तो पायराइट के लिए प्रसिद्ध है, पायराइट, पायराइट, पायराइट के लिए सलादीपुरा सीकर, सलादीपुरा सीकर, ये पायराइट के लिए प्रसिद्ध है, सलादीपुरा सीकर में है। जयपुर लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लोहा अयस्क के लिए, लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और जयपुर में लोहा अयस्क की प्रसिद्ध खान है मोरिजा बानोला। कौन सी है? मोरिजा बानोला, ये लोहा अयस्क की प्रसिद्ध खान है। पाली, तो पाली आपसे पूछा जाता है कि बताओ सतरंगा मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। एक तो किसके लिए? सतरंगा मार्बल। और ये सतरंगा मार्बल कहां पाया जाता है? खांद्रा की पाल, पाली, खांद्रा की पाल, पाली, खांद्रा की पाल में पाया जाता है। और यही पाली, पाली में है नाना करारा बाब, नाना करारा बाब, नाना करारा बाब। और ये नाना करारा बाब, ठीक है, पाली में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये नाना करारा बाब आपसे पूछा जाता है, ठीक है, किसके लिए? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजमेर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपको अरावली के बारे में स्टेटमेंट बताना है, अरावली के बारे में। तब तक मैं अरावली के बारे में सामान्य जानकारी बता देता हूं आपको, आप स्टेटमेंट को चेक कीजिएगा तब तक कौन सा स्टेटमेंट सही है। सही स्टेटमेंट का आपको चयन करना है, जल्दी से बताइएगा सही स्टेटमेंट क्या है। चतु मेघवंशी पूछ रहे हैं सर ज्ञान वितान की पुस्तक बाजार में आ गई। बिल्कुल, ज्ञान वितान की पुस्तक, राजस्थान ज्ञान वितान की पुस्तक आपको मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, वह राजस्थान के ऑल बुक डिपो पर अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं अरावली की, अरावली की। तो आपसे पूछेंगे अरावली की मूल उत्पत्ति तो अरब सागर से हुई थी, लेकिन अरावली वर्तमान में पालनपुर गुजरात से, पालनपुर
गुजरात से लेके कहां तक है, रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ियां बोल दो या रायसीना हिल्स, और रायसीना हिल्स का है दिल्ली में है, जहां पर राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, ठीक है, रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली का विस्तार है, ठीक है, पालनपुर से लेकर रायसीना हिल्स तक। अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है, और अरावली 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में, 3 राज्य कौन कौन से, देखो गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद हरियाणा जाती है, और हरियाणा के बाद कहां तक, दिल्ली तक। तो 3 तो राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कुल लंबाई 692। राजस्थान में कहां तक है, तो राजस्थान में खेड़बर्मा से, खेड़बर्मा सिरोही से, खेड़बर्मा से लेके कहां तक है, ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक, ये राजस्थान में। राजस्थान में इसकी लंबाई पूछे तो 550 किलोमीटर है, और टोटल लंबाई का कितना परसेंट है, 80% है। अब आपसे पूछेंगे अरावली राजस्थान, अरावली की राजस्थान में दिशा क्या है, तो अरावली की राजस्थान में दिशा की यदि बात करें तो अरावली देखो इस तरफ है, ये सिरोही से शुरू होती है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, खेतड़ी, सीकर और झुंझुनू, ठीक है, ये अरावली है। तो अरावली देखो ये दक्षिण दिशा होती है, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो ये बीच वाली होगी दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व। तो अरावली की राजस्थान में दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से लेके कहां तक है बताओ, उत्तर पूर्व तक। ये एग्जाम पूछते हैं कि अरावली की राजस्थान में दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से कहां है, उत्तर पूर्व की ओर है। और आपसे पूछेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर अरावली की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में कमी आती है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति प्री पैलेजोइक युग के प्री पैलेजोइक महायुग के प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। और वर्तमान देखो वलित पर्वत है लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली में दहली क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है। अरावली की यदि बात करें तो अरावली का वास्तविक अध्ययन किया था एम हेरोन ने। और आप सोचें अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है, न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है क्योंकि गुरु शिखर सिरोही में है। और अरावली की न्यूनतम ऊंचाई कहां बताओ, जयपुर में है। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर सिरोही में, जिसको जेम्स कर्नल टोड ने संतों का शिखर भी कहा था, ठीक है। आबू पर्वत जिसको हिंदू ओलंपस कहा था जेम्स कर्नल टोड ने। और यदि बात करें अरावली की तो अरावली की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार 1360 मीटर, वो भी सिरोही में है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपके पास अरावली की होनी चाहिए। और अरावली की तुलना ऊंट की गर्दन से किसने की, अबुल फजल ने की थी। लेकिन अरावली, ठीक है, अरावली की तुलना ऊंट की गर्दन से किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं, अरावली क्या करती है, ठीक है। अरावली के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये राजस्थान है, आपका प्यारा सा स्टेट आपका राजस्थान, और राजस्थान के कर्ण के समान विकर्ण के रूप में यहां फैली हुई है अरावली। ये रही आपकी अरावली। अरावली क्या करती है, देखिए अरावली के पश्चिम में, ये जो अरावली का पश्चिम है, यहां तो है मरुस्थल, अरावली के पश्चिम में ये अरावली है, अरावली के पश्चिम में मरुस्थल है, और इधर क्या है, मैदान है, ठीक है। तो अरावली क्या करती है, इस मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, क्योंकि मरुस्थल में आपको पता है अपर्दन होता है। अपर्दन आपको पता है मिट्टी की वायु के साथ एक स्थान से कहां दूसरे स्थान पे जाती है, उसको बोलते हैं अपर्दन, ठीक है। मिट्टी का अपर्दन होता है वायु के द्वारा, जल के द्वारा और हिमानी बहुत सारे कारकों के द्वारा होता है। लेकिन पश्चिम राजस्थान में वायु का के द्वारा सर्वाधिक अपर्दन होता है मिट्टी का, और वायु के साथ मिट्टी एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाती है, लेकिन जैसे सामने अरावली आती है, अरावली से टकरा कर मिट्टी नीचे गिर जाती है। तो बताओ अरावली क्या करती है, इस मरुस्थल के प्रसार को रोक रही है। यदि अरावली नहीं होती तो ये मरुस्थल अब तक कहां, मैदान की ओर फैल जाता। तो बताओ मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है, बिल्कुल अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, स्टेटमेंट सही है। अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, बिल्कुल सही है। अरावली देखो किन किन जिलों में, तो अरावली की यदि बात करें तो अरावली उदयपुर में है, राजसमंद में है, ठीक है, सिरोही में है, ठीक है, अजमेर में है, ठीक है, जयपुर में है, ठीक है, सीकर और झुंझुनू, अलवर, दौसा में। तो देखो जयपुर में खनिज पाया जाता है, कौन सा, लोहायसक, मोरिजा बानोला। दौसा में पाया जाता है, निमला रायसेला में पाया जाता है। उदयपुर में लोहायसक कौन सा, तो नात्रा की पाल और थुरुंडेर में पाया जाता है। खेतरी और यदि बात करें खेतरी में तांबा पाया जाता है। डाबला सिंगाना जहां पर आपको लोहायसक पाया जाता है, ठीक है। राजसमंद, उदयपुर या सीसा जस्ता पाया जाता है। तो देखिए जहां जहां अरावली है, उदयपुर, राजसमंद, ठीक है, जयपुर, दौसा, खेतरी, सीकर और झुंझुनू, वहां पर खनिज पाए जाते हैं। तो अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, भले वो धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, तो दोनों खनिजों की दृष्टि से संपन्न है कौन सी, अरावली। और मुख्यतः पूछे तो धात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, ठीक है। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली से प्रभावित नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आपको पता है अरावली क्या करती है, अरावली अरब सागर से आने वाली मानसूनी शाखा के क्या है, समानांतर है, इसलिए राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती, क्योंकि अरब सागर से आने वाली शाखा सीधे आपको पता है आगे की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि अरावली उसके क्या है, समानांतर है, इसलिए
पश्चिमी भाग में राजस्थान में वर्षा नहीं होती। किसके कारण नहीं होती? अरावली के कारण, क्योंकि अरावली अरब सागर से आने वाली मानसूनी शाखा के क्या है? समानांतर है, इसलिए पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती। तो बताओ, अरावली राजस्थान की वर्षा को प्रभावित करती है, लेकिन यहां लिखा हो देखो, वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। होता है जनाब, अरावली से ही तो होता है, कि अरावली के कारण ही राजस्थान के पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होती, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं अगला स्टेटमेंट। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है। बिल्कुल सही है, राजस्थान की अनेक नदियां, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता है, अनेक नदियों का होता है। ठीक है, अनेक नहीं, अधिकांश नदियों का होता है। कैसे? जैसे राजसमंद में अरावली है, राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियां जहां से बनास निकलती है, राजसमंद में आप समझिए बिजराल की पहाड़ियां जहां से खारी निकलती है, राजसमंद में आपको दिवेर की पहाड़ियां जहां से कोठारी निकलती है, अजमेर में भी अरावली है तो अजमेर में नागपाट से लूणी निकलती है। ठीक है, जयपुर में भी अरावली है तो वहां मनोहरपुरा की पहाड़ियों से कौन सी? मेहता नदी निकलती है। सेवर की पहाड़ियां भी जयपुर है जहां से साबी नदी निकलती है। अलवर में भी अरावली है तो उदयनाथ की पहाड़ियां जहां से रूपारेल नदी निकलती है। ठीक है, बेराट की पहाड़ियां जहां से बाणगंगा निकलती है। तो बताओ, अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है? अरावली से होता है। ठीक है, लेकिन सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता। यदि ऐसा स्टेटमेंट होता तो गलत हो जाता। ठीक है, अधिकांश नदियों का उद्गम कहां से होता है? अरावली से होता है, या अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है। ये स्टेटमेंट सही है। तो बताओ, पहला सही था, दूसरा सही था और चौथा सही था। सही कथन छांटना है, पहला, दूसरा और चौथा। जिन मेरे विद्यार्थियों ने आपको पता है आंसर क्या दिया था? बी आंसर दिया था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप जी, टीना बोले 13 जिले आते हैं। अरावली में मुख्य रूप से 8 ही जिले आते हैं। हाँ, मुख्य रूप से, ठीक है, 8 ही जिले आते हैं। बाकी अंश से जहां पर भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, अंश से जहां पर विस्तार है, ठीक है, डूंगरपुर है, वो 13 जिले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको छांटना है। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के बारे में सत्य कथन के बारे में आपको पता लगाना है, कौन सा कथन सत्य है। मैं इतना आश्वस्त करता हूं, इस क्लास के बाद जब तक आपका हौसला रहेगा, ठीक है, संख्या बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तब तक ये क्लास चलेगी। और दूसरा कि इस क्लास के बाद इतना आश्वस्त करता हूं कि राजस्थान ज्योग्राफी का, ठीक है, भूत आपके आसपास भी नहीं होगा। राजस्थान ज्योग्राफी में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि सर राजस्थान ज्योग्राफी का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए 100% आपके सॉल्व होने वाले हैं। आप यकीन मान लीजिएगा, इस क्वेश्चन के बाद अपन कुछ चर्चा भी करेंगे इस पे, राजस्थान ज्योग्राफी में स्कोर कैसे किया जा सकता है। चलिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पहला स्टेटमेंट को चेक करते हैं, तब तक आप आंसर दीजिएगा। हाड़ौती का पठार के पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश है। ठीक है, अब चलो इसको चेक करो। मुख्य सीमा भ्रंश क्या होती है? इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। मुख्य सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, और ये बूंदी और सवाई माधोपुर में। देखिए, ये राजस्थान, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया, और वही सर्वमान्य वर्गीकरण है। सर्वप्रथम तो वीसी मिश्रा ने किया था 7, लेकिन सर्वमान्य कौन सा है? प्रोफेसर रामलोचन सिंह का। उन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। इन्होंने एक बताया, एक है ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा बताओ? दक्षिणी पूर्वी। राजस्थान के ये दक्षिण और ये पूर्व, तो यहां पर दक्षिण पूर्व में एक पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब देखिए, इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक तो यहां पर है हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार है? हाड़ौती का पठार। ये जो पठार दिख रहा है आपको, हाड़ौती का पठार, जिसका विस्तार 4 जिलों में है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती का पठार। और इसका ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, इसको इन्होंने कहा विंध्य कगार, क्योंकि एमपी में एक पर्वत है विंध्यांचल पर्वत, तो इसका नाम दिया उन्होंने, कौन सा बताओ? विंध्य कगार। कौन सा? विंध्य कगार, विंध्य कगार, विंध्य कगार। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताओ मुख्य सीमा भ्रंश कहां है? ये स्टार लगा लीजिए, बार बार एग्जाम पूछते हैं कि राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फोल्ट या मुख्य सीमा भ्रंश कहां है। तो ये देखो, जहां पर हाड़ौती का पठार से विंध्य कगार मिलती है, वहां पर एक भ्रंश पाया जाता है, एक आपको दर्रा पाया जाता है। यूं कह सकते हैं कि वहां पर एक फोल्ट पाया जाता है। कहां? जहां पर हाड़ौती के पठार से विंध्य कगार मिलती है, तो यहां पे मिलती है। देखो, ये इस जगह मिलती है, ठीक है। और यहां पे आपको जिला है बूंदी और सवाई माधोपुर। कौन सा जिला है? बूंदी और सवाई माधोपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर। एसएम लिख देता हूं, एसएम, सवाई माधोपुर, ठीक है। वैसे विंध्य कगार तो कहां फैली है? तो विंध्य कगार तो सवाई माधोपुर में है, करौली में और धौलपुर में विंध्य कगार फैली है। लेकिन जहां पर विंध्य कगार और हाड़ौती का पठार मिलता है, वहां पर क्या पाया जाता है? वहां पर पाया जाता है मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, ग्रेट बाउंड्री फोल्ट, मुख्य सीमा भ्रंश।
तो आपके आज के बाद एग्जाम में पूछे मुख्य सीमा भ्रंश कौन से जिलों में पाया जाता है, तो बूंदी और सवाई माधोपुर में पाया जाता है। बूंदी और सवाई माधोपुर में मुख्य सीमा भ्रंश पाया जाता है। ठीक है, बताओ मुख्य सीमा भ्रंश राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में भी कहां है, तो विंध्य कगार में, हाड़ौती के पठार में नहीं है। कहां बताओ, विंध्य कगार में। तो 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, मुख्य सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, ठीक है, बूंदी और सवाई माधोपुर। कहां बताओ, बूंदी और सवाई माधोपुर में। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछेंगे किस में पाया जाता है, तो बताओ विंध्य कगार में पाया जाता है। और किस भौतिक प्रदेश में पाया जाता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पाया जाता है। अब ये चेक करो, ये रहा आपका हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। अब मुझे बताओ जो ये मुख्य सीमा भ्रंश है, ये जो आपका यहाँ पे मुख्य सीमा, ये हाड़ौती के पठार की किस दिशा में, हाड़ौती के पठार की किस दिशा में, तो ये हाड़ौती का पठार है, इसकी दिशा चेक करते हैं। तो देखो ये हाड़ौती का पठार है ना, तो ये तो उत्तर हो गई, और ये कौन से हो गए बताओ, पूर्व। तो यहाँ पर है मुख्य सीमा भ्रंश, तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर है मुख्य सीमा भ्रंश, तो ये कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व में। तो हाड़ौती के पठार के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में क्या है, मुख्य सीमा भ्रंश है। और यहाँ पे क्या देखा, पश्चिमोत्तर, क्या पश्चिम और उत्तर यहां है, नहीं यहां नहीं है। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हाड़ौती के पठार के किस में बताओ, तो उत्तर पूर्व में। कहां बताओ, उत्तर पूर्व में क्या है, मुख्य सीमा भ्रंश है। और जिले पूछे तो बूंदी और सवाई माधोपुर में, और यहां लिखा पश्चिम उत्तर, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। पश्चिमी रेतीला मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप से कैसे मुक्त प्रदेश है, चलिए मैं इसको भी समझा देता हूं कि बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश है, तो इसको भी चेक कर लें आप। मैंने कहा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है वो शुष्क, और जहां 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसको बोलते हैं अर्ध शुष्क। और 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, और राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, शुष्क को बोलते हैं पश्चिमी रेतीला प्रदेश। शुष्क का एक और नाम है, शुष्क को क्या बोल सकते हैं अपन, शुष्क को बोलते हैं पश्चिमी रेतीला प्रदेश। अर्धशुष्क को क्या बोलते हैं, राजस्थान का बांगर। अर्धशुष्क को क्या बोलते हैं, राजस्थान का बांगर कहा जाता है। अब देखिए, यदि हमने कहा कि ये आपने राजस्थान बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये आपका राजस्थान का मैप है। और राजस्थान के मैप की यदि बात करें तो मरुस्थल को 2 भागों में बांटते हैं। ये पश्चिमी मरुस्थल है जिसमें 12 जिले आते हैं, इनको 2 भागों में बांटते हैं। एक है ये शुष्क, जहां 4 जिले आते हैं। शुष्क में कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये देखो बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये 4 जिले आते हैं। 4 शुष्क में आ गए तो 8 जिले, 8 जिले कौन से, गांधीनगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालोर, ये जो 8 जिले हैं ये अर्धशुष्क में आते हैं। 8 और 4 कितने हो गए, 12 जिले मरुस्थल में आते हैं। ठीक है, अब आप सुनिए, शुष्क को भी वापस कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। अर्धशुष्क को 4 भागों में बांटते हैं। अर्धशुष्क याद करो, गांधीनगर हनुमानगढ़ वाला घग्गर बेसिन, सीकर चूरू झुंझुनू वाला शेखावटी क्षेत्र, ठीक है, नागौर वाला नागौरी उच्च भूमि, पाली जालौर वाला आपका लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन। क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अर्धशुष्क के 4 भाग। अब शुष्क को कितने भागों में बांटते हैं, शुष्क को 2 भागों में बांटते हैं। शुष्क को कितने, 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बालू का स्तूप युक्त, जहां बालू का स्तूप पाया जाता है, बालू का स्तूप युक्त, जहां पर बालू का स्तूप युक्त का मतलब है बालू का स्तूप यानी बालू, सैंड ड्यून्स, बालू मिट्टी के जहां टीले पाए जाते हैं उसको बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त, और ये है 58.5% क्षेत्र। और एक है बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप से क्या है, मुक्त है, वहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्षेत्र है 41.5%, 41.5%। तो बालू का स्तूप से मुक्त पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का 41.5% क्षेत्रफल है जो बालू का स्तूप से क्या बताओ मुक्त है। यहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, तो यहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, मिट्टी के टीले नहीं पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं, तो यहां पर चट्टाना पाई जाती है, जुरेसिक काल की, प्लायोसीन काल की यहां पर चट्टाने पाई जाती है। तो ये बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ये कितना परसेंट है, 41.5% क्षेत्रफल है। कितना, 41.5। ये बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहां है, तो ये देखो पोखरण में है। पोखरण कहां पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, बाप और फलोदी में है, बाप और फलोदी, बाप और फलोदी कहां पड़ते हैं, ये जैसलमेर में, और ये जोधपुर में। कहां बताओ, जोधपुर में। और कहां है बताओ, तो बताओ आपसे पूछा है कि बताओ सिवाना में है, सिवाना कहां पड़ता है, बाड़मेर में, सिवाना कहां पड़ता है, बाड़मेर में। तो यहां पर पाया जाता है बालू का स्तूप मुक्त। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है, 41.5% से है बालू का स्तूप से मुक्त। तो बताओ कौन कौन से जिलों में है, तो ये कौन कौन से जिलों में है, तो ये देखो जोधपुर में है, जैसलमेर में और बाड़मेर में। जोधपुर में तो कौन सा हो गया, बाप और फलोदी,
और जैसलमेर में कौन सा पोखरण, बाड़मेर में कौन सा सिवाना हो गया। तो यहां पर क्या पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है जुरेसिक काल की। तो बताओ बाप बोल्डर्स का नाम सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बाप बोल्डर्स। और ये जो बाप बोल्डर्स है और ये बाप बोल्डर्स का है, जोधपुर में है। और ये कार्बोनिफेरस काल की चट्टानें, याद रखना कौन सी, बाप बोल्डर्स जोधपुर में है और यहां पर कार्बोनिफेरस काल की चट्टानें पाई जाती है। कार्बोनिफेरस काल जो कोयले वाला काल है उसकी चट्टानें पाई जाती है। और दूसरा जैसलमेर में पोखरण, और पोखरण में आपसे पूछेंगे कि बताओ टर्शियरी युग की, जुरेसिक काल की, प्लायोसिन काल की चट्टानें पाई जाती है। और रही बात आपको सिवाना बाड़मेर में तो ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है, और सिवाना बाड़मेर में ग्रेनाइट और रायोलाइट, तो यहां पर चट्टानें पाई जाती है, बालों का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, इसलिए 41.5% क्षेत्र बालों का स्तूप से मुक्त है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, 41.5% बालों का स्तूप से क्या है, मुक्त है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीप पठार का भाग है। बिल्कुल स्टेटमेंट, भारत के कितने भौतिक प्रदेशों के अवशेष राजस्थान में मिलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यानी भारत के कितने भौतिक प्रदेशों के अवशेष राजस्थान में मिलते हैं। तो आपसे पूछेंगे भारत के 2 भौतिक प्रदेशों के अवशेष कहां मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। ठीक है, भारत के 2 भौतिक प्रदेश कौन कौन से, तो देखिए ये भारत है। ठीक है, भारत को मुख्य रूप से आपसे एग्जाम में पूछे 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, मुख्य रूप से 4। कौन कौन से, तो ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है जहां पर हिमालय है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये तटीय प्रदेश, और ये आपका द्वीपीय प्रदेश, और ये उत्तर का विशाल मैदान। इसको मरुस्थल अलग नहीं करते हैं। तो देखिए हिमालय के अवशेष राजस्थान में नहीं मिलते, हाँ उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसके अवशेष राजस्थान में मिलते हैं, क्योंकि मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से होता है। ठीक है, ये सिर्फ मैं ज्योग्राफी सिर्फ फैक्ट रटाने के लिए नहीं पढ़ाता, यदि फैक्ट रटाने के लिए पढ़ाता तो अब तक आंसर देके आगे निकल जाता। मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको, ताकि वहां है तो कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, मैदान किससे बनता है, नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, तो बताओ भारत का मैदान किससे बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और उनकी सहायक नदियों से बना है। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से बना है। राजस्थान का मैदान भी तो गंगा यमुना से नहीं बना है, गंगा और यमुना की सहायक नदियों से राजस्थान का मैदान बना है। ठीक है, देखो कैसे, गंगा की सहायक नदी यमुना, यमुना की कौन सी, चंबल की कौन सी, बनास, तो चंबल और बनास से ही तो मुख्य रूप से राजस्थान का मैदान बना है। ठीक है, तो भारत के मैदानी भाग के अवशेष राजस्थान में मिलते हैं। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, के अवशेष भी राजस्थान में मिलते हैं। कैसे, आपको तो हाड़ौती का पठार किसका भाग है, मालवा का पठार, दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग, इसलिए का मतलब है प्रायद्वीपीय पठार के अवशेष भी राजस्थान में मिलते हैं। हाँ, यदि मरुस्थल ऑप्शन में आता तो बताओ पश्चिम का जो महान मरुस्थल है, ठीक है, थार का मरुस्थल, वो केवल राजस्थान में नहीं है, गुजरात में है, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में भी है, तो उसके अवशेष भी मिलते हैं। तो यहां दोनों का आंसर सही है कि बताओ उत्तर का विशाल मैदान और जो प्रायद्वीपीय पठार है, उन दोनों के अवशेष कहां मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। यह आपका करेक्ट आंसर है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल सही है। अरावली विश्व की प्राचीन तो वलित पर्वतमाला, फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है। ठीक है, यानी उसके बाद और प्रदन इसका संभव नहीं है। तो देखना, ध्यान रखना, सतपुड़ा, विंध्याचल, प्रारंभ में तो उत्पत्ति के अनुसार तो भ्रंश पर्वत थे, लेकिन वर्तमान में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा अवशिष्ट पर्वत हैं। कैसे, अवशिष्ट पर्वत हैं। ठीक है, ध्यान रखना कैसे पर्वत है, अवशिष्ट। ठीक है, तो सेकंड सही था, ठीक है, थर्ड सही था, फोर्थ सही था, पहला गलत हो गया, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी आपका सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन था, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था। बिल्कुल कुलदीप आंसर बिल्कुल सही है, 2, 3, 4 बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है आपका आंसर। सुनील गोदारा बिल्कुल सही है। चलिए, अधिकांश विद्यार्थियों का आंसर वेरी गुड, खूबसूरत सा आंसर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप एक के साथ 4, 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके, और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। जल्दी से बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में पहली बार फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकल पद्धति को अनिवार्य किया गया? राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें फव्वारा पद्धति को अनिवार्य किया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये आपकी सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी पर हरिके बैराज बांध बना हुआ है। ठीक है, फिरोजपुर पंजाब में, सतलज और व्यास के संगम पर। ठीक है, तो IGNP वहां से निकाली गई। ठीक है, चंबल आपको था चंबल नदी से संबंधित है। सिद्धबुक यह आपको था सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर नांगल बांध से निकाली गई है। ठीक है, और नर्मदा नहर परियोजना नर्मदा नदी से निकाली गई है। अब बताओ, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इन तीनों की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है, तो नर्मदा नहर परियोजना अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नहर परियोजना ये 4 राज्यों की परियोजना है।
नर्मदा नहर परियोजना। तो राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें सिंचाई फव्वारा पद्धति को अनिवार्य किया गया वह है आपकी नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, सिद्धमुख नहर परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू लाभान्वित होते हैं, हनुमानगढ़ और चूरू लाभान्वित होते हैं। चंबल नहर परियोजना आपको तो एमपी और राजस्थान की है, एमपी और राजस्थान की है। ठीक है, दोनों का 50-50% योगदान है। अब बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है नर्मदा नहर परियोजना। तो याद कर लें नर्मदा नहर परियोजना। देखो नर्मदा नदी, ये एक नदी है नर्मदा नदी, और ये नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो बताओ अमरकंटक की चोटी से निकलती है। यदि याद करो इंडिया ज्योग्राफी पढ़िए, अमरकंटक की चोटी, ठीक है, आपसे पूछेंगे अमरकंटक, मेघालय की पहाड़ियां एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच है और वहां पर अमरकंटक की चोटी है। अमरकंटक की चोटी से 3 नदियां निकलती है, उत्तर में सोन नदी जो गंगा में जाके मिलती है, इधर आपकी महानदी, ठीक है, और इधर आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ये एमपी के बाद कहां आती है, एमपी के बाद महाराष्ट्र आती है, और महाराष्ट्र के बाद कहां आती है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और गुजरात में आके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और अरब सागर में गिरने वाली, प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, नर्मदा नदी है। अब यदि बात करें इसी नर्मदा नदी पर एमपी में जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात भी है। लेकिन हम बात कर लेते हैं गुजरात, गुजरात में इस पे एक बांध बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध का है, गुजरात में है। कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया था मेधा पाटकर और बाबा आमटे के द्वारा। सरदार सरोवर बांध, ठीक है, यहां से एक नहर निकाली गई, उस नहर का नाम है नर्मदा नहर। कौन सी नहर, नर्मदा नहर। तो नर्मदा नहर पहले तो गुजरात में बहती है 458 किलोमीटर, और फिर राजस्थान में जालोर में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, जालोर में। और जालोर में आपसे कोई पूछे कि 18 मार्च 2008 को इसका पानी पहली बार जालोर में आया था, सिलू ग्राम में। कौन से ग्राम में, सिलू ग्राम में आया था। और 27 मार्च 2008 को विधिवत रूप से आपको था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका राजस्थान में प्रवेश कराया था। कौन से ग्राम में, सिलू ग्राम जालोर, सिलू ग्राम जालोर। और जालोर के बाद ये जाती है गुड्डामलानी बाड़मेर तक। तो एक तो आपसे पूछेंगे नर्मदा नहर परियोजना से, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं, जालोर और बाड़मेर। जालोर की सांचौर तहसील और बाड़मेर की गुड्डामलानी तहसील। और इसी नर्मदा नहर परियोजना में फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आपसे पूछेंगे सरदार सरोवर बांध, इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। 3 तो ये रहे, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात, और एक कौन सा, राजस्थान। ये 4 लाभान्वित होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी नर्मदा नहर परियोजना जिसमें फव्वारा पद्धति को अनिवार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन लीजिए, कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती। सीधी भाषा में कहूं तो कौन सी फसल खरीफ की नहीं है, इतना बताना आपको, कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकांश विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताइए, आंसर बताइएगा जल्दी से। खरीफ के फसल में, यानी खरीफ की फसल नहीं है, सीधा सीधा। तो बताओ इसका मतलब खरीफ की नहीं है, इसका मतलब किसकी है, रबी की है। एक तो होती है रबी की फसल, ठीक है, और एक होती है आपकी खरीफ की फसल, और एक होती है जायद की। खरीफ वाली को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सियाड़ू। क्या बोलते हैं, सियाड़ू, सियाड़ू। और रबी की फसल को क्या बोलते हैं, उन्याड़ू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्याड़ू। ठीक है, ये खरीफ की फसल है, ये जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। और कब काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जब काटते हैं तब देखो सर्दी पड़ती है, इसलिए इसे बोलते हैं सियाड़ू की फसल। और ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, मार्च अप्रैल। और जब काटते हैं मार्च अप्रैल में तो गर्मी रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं उन्याड़ू की फसल। और एक जायद की फसल होती है। यहां पूछा है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, इसका मतलब वो किसकी, रबी की है। तो बताओ रबी की फसल छांट दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो रबी की फसलें कौन कौन सी है, देखो दोनों फसलें याद करने का कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में यही पूछते हैं कौन सी रबी की और कौन सी खरीफ की। तो रबी की याद कर लो, बाकी सारी किसकी, खरीफ की। तो रबी की फसलें मैं आपको याद करा देता हूं, 1 मिनट में रबी की फसलें याद हो जाएगी। गेहूं और जौ की रोटी बनानी है आपको। रोटी किसकी बनानी है, गेहूं और जौ की बनानी है। अब देखिए रोटी बनाने के बाद आपको पता है क्या बनानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी। तो आज दाल किसकी बनाएंगे, चना मटर और मसूर की दाल बनाएंगे। चना मटर और मसूर की क्या बनाएंगे, दाल। दाल बनाने के लिए पहले उसमें तेल भी डालना पड़ेगा। तो तेल किसका डालेंगे, सरसों का डालेंगे, सूरजमुखी का डालेंगे, सूरजमुखी का, सोयाबीन का नहीं, सूरजमुखी का डालेंगे, अलसी का डालेंगे, अरंडी का नहीं, अलसी का डालेंगे, तारा मीरा, तारा मीरा, ठीक है, इसबगोल, कौन सा, इसबगोल, ठीक है, इसबगोल, इनका तेल डाल देंगे। फिर आपको छौंक भी देनी पड़ेगी। किसकी छौंक देंगे, जीरा की, मेथी की, राई की और धनिया की, ठीक है, धनिया की, ये इसकी छौंक दे देंगे। इतना याद कर लो, ये रबी की है। इसके अलावा कोई सा भी आ जाए वो खरीफ कर देना। क्या कर देना, खरीफ कर देना। तो ये रबी याद रख लेना, बाकी सारे कोई खरीफ है, सारी खरीफ है। तो बताओ कौन सी खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती, इसका मतलब रबी में होती। तो बताओ मूंगफली, तिल, सोयाबीन, ये सब खरीफ की है। तो बताओ आंसर क्या होगा,
सरसों, क्योंकि ये रबी की है। सरसों किसकी बताओ? रबी की फसल है। ठीक है, तो देखो आज के बाद रबी की याद कर लो। कई बार कंफ्यूजन होता है, सूरजमुखी किस्म आती है, सोयाबीन किस्म आती है, अलसी किस्म आती है और अरंडी किस्म आती है। ठीक है, आपको अरहर किस्म आता है। ठीक है, कई बार कपास किस्म आती है, मूंगफली किस्म आती है, कंफ्यूजन रहता है। तो आज के बाद कंफ्यूजन नहीं है, रबी की याद कर लो मेरे साथ। रोटी किसकी? गेहूं जौ की रोटी बनाएंगे। ठीक है सर, आपसे पूछेंगे दाल किसकी? चना मटर मसूर की दाल बनाएंगे। फिर तेल किसका डालेंगे? तो सरसों का। ठीक है, उसके बाद आपको था सूरजमुखी का, अलसी का, ठीक है, तारामीरा का, और आपसे पूछा है किसका? इसबगोल का। और फिर आपसे पूछेंगे छौंक किसकी देंगे? छौंक तो जीरा, मेथी, ठीक है, धनिया, राई, इनकी छौंक देंगे। इतना याद कर लो, बाकी सारी किसकी? खरीफ की। तो ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को इधर बांध और इधर जिला। याद करो, छोटी छोटी परियोजना दे देते हैं आपके, एक होता है वृहद, एक लघु और एक मध्यम। तो लघु सिंचाई परियोजना दे देते हैं। जल्दी से सुमेलित करके आंसर बताइएगा। देखें जल्दी से बताओ। निम्न को सुमेलित करना है, सुमेलित करके आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताएगा। चलिए मैं तब तक आपको अन्य परियोजना बता देता हूं। बूंदी में और कौन कौन सी है? तो बूंदी में गरदड़ा परियोजना है, गरदड़ा, छाजा नदी पर, याद करो गरदड़ा। बूंदी में ही गुड्डा बांध है, मेज नदी पर। कौन सा बांध है? गुड्डा बांध। बूंदी पर चाकण नदी पर चाकण बांध है। तो ये तीन परियोजना बूंदी की विशेषकर याद कर लेना, गरदड़ा परियोजना, गुड्डा परियोजना और चाकण परियोजना। ठीक है, चाकण नदी पर चाकण बांध है, गुड्डा बांध मेज नदी पर है, और आपसे गरदड़ा परियोजना, ठीक है, छाजा नदी पर है। चलिए सिरोही में, तो सिरोही में ओरा परियोजना याद करो। ओराई नहीं है, ओराई चित्तौड़ में है। ओरा कौन सी? ओरा परियोजना याद कर लेना। एक टोकरा परियोजना, कौन सी? टोकरा। और एक कौन सी? सुकली सेलवाड़ा। सुकली सेलवाड़ा एग्जाम में कई बार पूछ जाती है। सुकली सेलवाड़ा सिरोही की है, पश्चिमी बनास नदी पर है। कौन सी? पश्चिमी बनास नदी पर। ठीक है, सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर में पीपलाद नहीं है, पीपलाद झालावाड़ में है। पीपलदा आपसे पूछ ले, पीपलदा, तो पीपलदा सवाई माधोपुर में है, पीपलाद झालावाड़ में है। और आपसे पीपलाद नदी पर, पीपलाद झालावाड़ में, पीपलदा आपसे पूछेंगे कहां है? तो बताओ सवाई माधोपुर में। मोरा सागर सवाई माधोपुर में है, मोरा सागर सवाई माधोपुर में है। लेकिन माधो सागर पूछ ले तो वो दौसा में है। ठीक है, रेडियो और माधो सागर दौसा में, लेकिन मोरा सागर पूछे तो सवाई माधोपुर में। मोरेल सागर पूछ ले तो मोरेल सागर भी कहां बताओ? सवाई माधोपुर में। मोरेल सागर भी सवाई माधोपुर में। ठीक है, इसरदा बांध, इसरदा परियोजना भी पूछ ले तो वो भी सवाई माधोपुर में है। और इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं है, वो तो पश्चिमी राजस्थान में। इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना और इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूछ ले, लिफ्ट परियोजना, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, तो वो सवाई माधोपुर में। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना वो तो पश्चिमी राजस्थान में है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में। चलिए झालावाड़ की बात कर लेते हैं, तब तक आप आंसर दीजिएगा। देखिए कितने विद्यार्थी देते हैं। झालावाड़ में गागरीन परियोजना है। कौन सी? गागरीन परियोजना है। एक है पीपलाद परियोजना, पीपलाद, पीपलदा उधर है, ध्यान रखना, ये पीपलदा सवाई माधोपुर में, पीपलाद झालावाड़ में है। ठीक है, चौली परियोजना, कौन सी? चौली परियोजना, ये भी झालावाड़ में है। ठीक है, इसके अलावा राजगढ़ परियोजना, कौन सी? राजगढ़ परियोजना। इसके अलावा भीम सागर परियोजना, कौन सी? भीम सागर परियोजना। ठीक है, इसके अलावा रेवा परियोजना, रेवा परियोजना, छापी परियोजना, रेवा परियोजना, और कौन सी? छापी परियोजना। हरिश्चंद्र सागर परियोजना, कौन सी? हरिश्चंद्र सागर परियोजना, हरिश्चंद्र सागर। तो देखिए गागरीन परियोजना, पीपलाद परियोजना, चौली, ठीक है, राजगढ़, भीम सागर, रेवा, छापी, हरिश्चंद्र सागर, ये सारी झालावाड़ में। अब आंसर बता दीजिएगा। अब तो बता ही दोगे क्या होगा। तो देखिए मैंने कहा गागरीन, देखो गागरीन यहां आ रही है, ये रही गागरीन। गागरीन कहां है? झालावाड़ में। गरदड़ा, गराडा बोल दो या गरदड़ा, गरदड़ा कहां? देखो बूंदी में है। गरदड़ा कहां बताओ? बूंदी में है। मोरा सागर, तो देखो मोरा सागर कहां है? सवाई माधोपुर में। हाँ, माधो सागर पूछते तो वो दौसा हो जाता। ठीक है, टोकरा, तो देखो टोकरा परियोजना कहां है बताओ? सिरोही में है। ठीक है, तो टोकरा कहां है? सिरोही में। ऐसे क्वेश्चन छोटी छोटी परियोजनाओं के बहुत पूछ आता है। ठीक है, तो अब आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट में क्या आएगा? 4, तो 4 यहां देखो, यहां आ रहा है फर्स्ट में। ठीक है, ए में 4 आ रहा है, बी में फर्स्ट आ रहा है तो बी में फर्स्ट यहां भी आ रहा है। ठीक है, सी में थर्ड आ रहा है तो सी में थर्ड यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी परियोजना याद हो जानी चाहिए बस, झालावाड़ की, ठीक है, बूंदी, सिरोही और सवाई माधोपुर। यदि इतनी याद हो गई तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। गागरीन पूछते हैं, पीपलाद पूछते हैं, पीपलदा पूछते हैं, ठीक है, और रेवा, छापी, भीमसागर, ये बहुत बार पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। इधर खनिज और इसका वितरण क्षेत्र दे रखा है। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार कराया है। चलिए जल्दी से बताइएगा, देखें इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए चेक कर लेते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिएगा। तो देखिए तांबा,
तांबा के बारे में कई बार बता चुका हूं, तांबा जिला झुंझुनू को कहा जाता है, ठीक है। तांबा झुंझुनू में कहा तो खेतड़ी में है, चांदमारी में है और कॉपर कोलियान में है, ठीक है। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये इसकी स्थापना 1967 में खेतड़ी झुंझुनू है, ठीक है। इसके अलावा तांबा कहां पाया जाता है, ठीक है, तो मैं आपको तांबा के बारे में बता देता हूं, ठीक है। तांबा, तो तांबा कहां बताओ, झुंझुनू में, कहां बताओ, झुंझुनू में। झुंझुनू को तांबा जिला कहा जाता है। झुंझुनू में भी कहा खेतड़ी में है, ठीक है। कॉपर कोलिहान और चांदमारी, कॉपर कोलिहान और चांदमारी ये आपकी झुंझुनू में है, ठीक है। इसके अलावा भी तांबा कहां पाया जाता है, तो तांबा अलवर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, अलवर में। अलवर में कहां पाया जाता है, खोदरीबा जो अलवर में तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राजपुरा दरीबा राजसमंद में, सीसा जस्ता के लिए। पुरदरीबा भीलवाड़ा में तांबा के लिए, 3 दरीबा है। तो खोदरीबा कहां बताओ, अलवर में है, ठीक है। मुंडियावास खेड़ा ये भी अलवर में है, मुंडियावास खेड़ा ये भी अलवर में है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और भगोनी भी अलवर में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और बीदासर चूरू में है, बीदासर कहां बताओ, चूरू में है, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और तांबे की यदि बात करें तो बताओ पुरदरीबा भीलवाड़ा में है, पुरदरीबा और देवतलाई ये कहां बताओ, भीलवाड़ा में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी रेलमंगरा राजसमंद में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सिरोही में तो बसंतगढ़ हाजरी, दिलवाड़ा केरोवली ये भी सिरोही में तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और नीम का दाना, ठीक है, सीकर ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये सारी चीजें हमने देख ली। एक जिला पूछे तो झुंझुनू। जिप्सम के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। जिप्सम में आपको पता है पहला स्थान कौन सा, बीकानेर में जामसर, बिसरासर, केसरदेसर, हरकासर, लूणकरसर, साथू। और दूसरा जिप्सम में नागौर, ठीक है। और नागौर में गोट मांगलोद, मातासुख, बदवासी, ग्यार कसनौ। बीकानेर और नागौर के बीच जिप्सम की पट्टी है जिसको हार्ड पैन भी बोलते हैं, ठीक है। सीसा जस्ता ये भी मैं बता चुका हूं। सीसा जस्ता कहां बताओ, पहला स्थान उदयपुर रखता है। उदयपुर में कहां, तो उदयपुर में मैंने बताया था जावर माइंस, मोचिया मंगरा, बोरड मंगरा। इसके बाद दूसरा स्थान राजसमंद जहां पर राजपुरा दरीबा, 3 दरीबे बताए मैंने, राजपुरा दरीबा राजसमंद में है, ठीक है, सीसा जस्ता के लिए। खोदरीबा अलवर में है, तांबे के लिए। पुरदरीबा भीलवाड़ा में है, तांबे के लिए। और राजसमंद में सीसा जस्ता के अलावा कहां पाया जाता है, तो राजपुरा दरीबा, बामणिया कला और सिंधेश्वर खुर्द में पाया जाता है। भीलवाड़ा में भी सीसा जस्ता पाया जाता है। कहां बताओ, रामपुरा आगूचा जिसे जो गुलाबपुरा भी कह सकते हैं, उसी के पास में स्थित है। और चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर यहां भी सीसा जस्ता, और कायड़ अजमेर में भी सीसा जस्ता, ठीक है। रोक फास्फेट के लिए भी पहला स्थान उदयपुर रखता है। उदयपुर में जामर कोटरा खान है, ठीक है। इसके अलावा सीसारामा, माटोन और कानपुरा खान भी है। इसके अलावा बिरमानी, जैसलमेर में भी रोक फास्फेट पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सलोपाट, बांसवाड़ा में भी रोक फास्फेट पाया जाता है। सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बार बार रिवीजन हो जाए ये मेरा मकसद है। चलिए तो बताओ जामसर कहां है बताओ, बीकानेर में है, जामसर बीकानेर में। और ये जिप्सम की सबसे बड़ी खान भी है, ठीक है। खोदरीबा कहां बताओ, अलवर में है। खोदरीबा कहां बताओ, अलवर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खोदरीबा अलवर में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटरा उदयपुर में है और किसके लिए प्रसिद्ध है बताओ, रोक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है जामर कोटरा। रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ ए में क्या आएगा, सेकंड आएगा। ए में सेकंड यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। बी में क्या आ रहा है, तो बी में फर्स्ट आएगा, तो बी में फर्स्ट यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। सी में क्या आएगा, 4 आएगा, 4 यहां आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, इधर आपको राजस्थान के क्षेत्र और इधर गाय की नस्लें आजकल ज्योग्राफी मैप से पूछी जाती है, ठीक है। जितने भी पशु संपदा है उसको मैप से पूछ लिया जाता है। तो बताइए आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या आंसर होगा। इस प्रकार गाय की नस्लों की यदि बात करें, गाय की नस्लें या गौवंश की नस्लों की यदि बात करें तो बताओ, यदि हटकर गाय लेके आओगे तो बताओ नागौर तक मैसेज जाएगा, नागौर तक मैसेज जाएगा। यदि आप हटकर गाय लेके आओगे तो कहां तक मैसेज जाएगा, नागौर तक मैसेज जाएगा, क्योंकि बेल कहां के प्रसिद्ध है, नागौर, साहिवाल क्षेत्र, याद करो, ठीक है। तो बताओ हटकर गाय लेके आओगे तो नागौर तक मैसेज जाएगा, ये इसकी ट्रिक है। गौवंश की नस्लें याद करने की ट्रिक क्या बताई मैंने, यदि हटकर गाय लेके आओगे, ठीक है, तो नागौर तक मैसेज जाएगा। तो बताओ एच से क्या होगा, हरियाणवी नस्ल, कौन सी, हरियाणवी, ये गाय की है, ठीक है। टी से क्या होगी, थार पारकर, ठीक है। के से कांकरेज, ठीक है। आर से राठी, नागौर से नागौरी, ठीक है। एम से मेवाती और मालवी, एक मेवाती है, ठीक है, जो अलवर भरतपुर में, और मालवी जो आपको कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाले क्षेत्र में। एक सांचौरी है और एक साहिवाल, एस स्क्वायर है तो एक सांचौरी है और एक साहिवाल। और
ये आपसे जी का मतलब होता है गिर, गिर को बोलते हैं अजमेरा या रेंडा, अजमेरा या रेंडा। ये आपकी थी गोवंश की नस्ल है। ट्रिक है, हटकर गाय लेके आओगे तो नागौर तक मैसेज आएगा। गोवंश की विदेशी नस्लें पूछे तो जर्सी है, जर्सी है अमेरिका वाली, हॉलस्टीन है हॉलैंड वाली, नीदरलैंड वाली, और रेड डेन है डेनमार्क वाली। ये आपकी रेड डेन, जर्सी, हॉलस्टीन, ये गाय की विदेशी नस्लें भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे मैप से पूछा है तो मैप से भी बता देते हैं। ये आपका प्यारा सा राजस्थान है। और अब आपसे पूछा राठी कहां पाई जाती है, तो देखो राठी पाई जाती है, जिले याद करना, गांधीनगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। गांधीनगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में क्या पाई जाती है, राठी पाई जाती है। ये राठी हो गया, ये राठी, जिले याद करना, ठीक है। कांकरेज कहां पाई जाती है, तो कांकरेज बाड़मेर और जालौर वाले में, बाड़मेर और जालौर, यहां कांकरेज पाई जाती है, बाड़मेर और जालौर वाले में कांकरेज पाई जाती है। यहां लिख देते हैं कांकरेज, कांकरेज गाय की नस्ल पाई जाती है, ठीक है। थार पारकर कहां पाई जाती है, तो थार पारकर जनाब यहां पाई जाती है, कहां, थार को पार करने वाली, ठीक है, तो जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर में यहां पे क्या पाई जाती है, थार पारकर पाई जाती है, थार को पार करने वाली, थार पारकर पाई जाती है, ठीक है। अब देखो गिर, तो गिर यहां पाई जाती है, अजमेर में, पाली राजसमंद, अजमेर वाले भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में यहां पे गिर पाई जाती है। अब राजस्थान, अब सुमेलित कर लो, तो बताओ उत्तरी पश्चिमी राजस्थान कौन सा है, ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। तो देखो उत्तरी पश्चिमी, ये देखो उत्तर और ये थोड़ा पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में क्या पाई जाती है, राठी, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में राठी, ठीक है। बताओ पश्चिमी राजस्थान, ये पूरा पश्चिम है, जैसलमेर वाला पूरा पश्चिम, पश्चिम में कौन सी है, थार मारकर, तो पश्चिमी राजस्थान में कौन सी, थार पारकर, ठीक है। कांकरेज, ये देखो ये दक्षिण और ये पश्चिम, बीच वाला दक्षिण पश्चिम आ जाएगा, तो बताओ दक्षिण पश्चिम में कौन सी, कांकरेज पाई जाती है। और ये मध्य वाला है, अजमेर वाला मध्य वाला, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व तो नहीं कह सकते गिर को, ठीक है, तो ये मध्य पूर्व आ जाता, मध्य पूर्व, ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, मध्य पूर्व। और मध्य पूर्व में कौन सी बताओ, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान, देखो लिखा मध्यवर्ती राजस्थान, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, दक्षिण मध्यवर्ती राजस्थान, और मध्यवर्ती राजस्थान में अजमेर और नागौर वाला पार्ट है, यहाँ पे गिर पाई जाती है। तो ये सारे सुमेलित है, फर्स्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4। यदि क्वेश्चन तो वही था, वो जिले नहीं पूछ के मैपिंग से क्वेश्चन करवा लिया आपसे, ठीक है। यदि वो जिले दे देता, गिर कहां पाई जाती है, राठी, तो जिले बता देते, वो मैपिंग से पूछ लिया, बात एक ही है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है। राजस्थान कौन से खनिजों के उत्पादन में, राजस्थान कौन से खनिजों के उत्पादन में, राजस्थान कौन से खनिजों के उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। कौन से खनिज है जिनमें राजस्थान एकाधिकार रखता है। वैसे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में टोटल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। भंडारण कितने का है, 81 खनिज का, और भंडारण में हम झारखंड के बाद दूसरा स्थान रखते हैं, ठीक है। और उत्पादन कितने का होता है या उत्खनन कितने का होता है, तो 57 खनिजों का हम क्या करते हैं, उत्खनन किया जाता है। और राजस्थान कौन से खनिजों में एकाधिकार रखता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान कौन कौन से खनिजों में एकाधिकार रखता है, ये डबल स्टार लगा लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यदि बात करें कौन कौन से खनिजों में, तो सीसा जस्ता, जिन्हें जुड़वा खनिज भी बोलते हैं, सीसा जस्ता एकाधिकार का मतलब है 100% राजस्थान में पाए जाते हैं, सीसा जस्ता पाया जाता है। इसके अलावा सेलेनाइट पाया जाता है, कौन सा, सेलेनाइट। इसके अलावा कैल्साइट, कौन सा, कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट। इसके अलावा वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। इसके अलावा जिप्सम, कौन सा, जिप्सम। इसके अलावा जास्पर, कौन सा, जास्पर, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें, ठीक है, तो बताओ चांदी, कौन सा, चांदी। और गार्नेट, तांबड़ा जिसे बोलते हैं, गार्नेट। इनमें राजस्थान क्या रखता है, एकाधिकार। ये खनिज याद कर लेना और डबल स्टार लगा लेना, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान कौन से खनिजों में एकाधिकार रखता है, तो राजस्थान इन खनिजों में एकाधिकार रखता है, ठीक है। देखिए इसके आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा, ठीक है, यहां पे राजस्थान इन खनिजों में क्या रखता है, एकाधिकार रखता है, ठीक है। इन खनिजों में क्या एकाधिकार, ठीक है। तो कौन कौन से खनिजों में एकाधिकार रखता है, तो देख लो, सीसा जस्ता है, सेलेनाइट है, कैल्साइट है, वोलेस्टोनाइट है, जिप्सम है, जास्पर है, चांदी है और गार्नेट, इनमें एकाधिकार रहता है। सीसा जस्ता में उदयपुर पहला स्थान है, सेलेनाइट, ठीक है, बीकानेर है, ठीक है, कैल्साइट सीकर है, ठीक है, वोलेस्टोनाइट आपको पता है सिरोही है, सॉरी वोलेस्टोनाइट सिरोही है, बिल्कुल, जिप्सम बीकानेर है, जास्पर जोधपुर है, चांदी उदयपुर है, गार्नेट या तांबड़ा टोंक है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बताओ कौन से खनिज में एकाधिकार रखता है, अब्रक में रखता है, नहीं, अब्रक में नहीं रखते। अब्रक नाम आया क्या कहीं, मैग्नीज नाम आया कहीं, फेल्सपार नाम आया, नहीं, कौन सा आया, देखो वोलेस्टोट आया, ये देखो वोलेस्टोनाइट आया। तो वोलेस्टोनाइट इस खनिज में राजस्थान क्या रखता है, एकाधिकार रखता है। और वोलेस्टोनाइट कहां बताओ, सिरोही में पाया जाता है। वोलेस्टोनाइट कहां बताओ, सिरोही में पाया जाता है। अब्रक, अब्रक ईंट उद्योग, अब्रक में पहला स्थान कौन रखता है, भीलवाड़ा रखता है, कौन रखता है,
भीलवाड़ा रखता है। मैग्नीज में कौन रखता है? बांसवाड़ा रखता है। कौन सा रखता है? बांसवाड़ा रखता है। और फेल्सपार में कौन रखता है? अजमेर रखता है। कौन रखता है? अजमेर। लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर होगा वोलेस्टाइट, इसमें राजस्थान एकाधिकार रखता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तेंदुपत्ते, तेंदुपत्ते मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में प्राप्त किए जाते हैं? इसका आंसर जल्दी से बताओ, देखें कितने विद्यार्थी बताते हैं। तेंदुपत्ते, चलो मैं वेट कर रहा हूं आपके इस क्वेश्चन के आंसर का। तेंदुपत्ते राजस्थान के कितने जिलों में पाए जाते हैं? जल्दी से बताएगा। गोवा वाले बीच पे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हाँ बिल्कुल, अभ्रक भीलवाड़ा को कहते हैं, रवीना जी बिल्कुल सही है। कोई नहीं, आप नेवी में जॉब कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जॉब के साथ भी स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा आप अपना। चलिए बताओ, अरे क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? ये तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और सभी को, सभी भाई और बहनों को मेरी ओर से राखी की अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। आराम से इत्मीनान से फेस्टिवल मनाएं, लेकिन जिसके सामने एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम की डेट जिसके सामने है, ठीक है, वो फेस्टिवल को आपको इंपॉर्टेंस से थोड़ा थोड़ा कम करें, बाद में आराम से खुशी से मनाना आप, ठीक है, धूमधाम से बनाना जब आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। पहली प्रायोरिटी आपको सिलेक्शन की होनी चाहिए। चलिए आंसर आना शुरू हो गए। टोंक बांसवाड़ा बता रहे हैं, टोंक बांसवाड़ा, अधिकांश विद्यार्थियों का आंसर टोंक बांसवाड़ा आ रहा है। सर मैंने पढ़ा अलंकार अजमेर में। अच्छा अच्छा, रामकिशोर जी आप पढ़े हुए हो मेरे से, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए तेंदुपत्ते की यदि बात करें तो पहला तो इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो तेंदुपत्तों में दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। तेंदुपत्ता कहां बैठता है? दक्षिणी राजस्थान पाया जाता है। तो पहले तो देखो तेंदुपत्ते किससे प्राप्त होते हैं? तेंदुपत्ते, तो तेंदु के पत्ते किससे प्राप्त होते हैं? टिमरू के वृक्ष से, टिमरू के वृक्ष से, ये भी ध्यान रखना, टिमरू के वृक्ष से, ठीक है। तो तेंदु के जो पत्ते हैं वो किससे? टिमरू के वृक्ष से प्राप्त होते हैं। और इस टिमरू को वांगड़ का चीकू कहा जाता है, वांगड़ का चीकू कहा जाता है। चीकू वो नहीं विराट कोहली वाला उपनाम, ठीक है। तो वांगड़ का चीकू किसे कहा जाता है? टिमरू को कहा जाता है। और टिमरू के वृक्ष से आपको तेंदुपत्ते प्राप्त होते हैं। और सबसे ज्यादा जो लकड़ी काली किसकी होती है? तो काली लकड़ी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक काली लकड़ी किसकी होती है? तो बताओ, जो टिमरू का वृक्ष होती है उसकी लकड़ी सबसे ज्यादा काली होती है। और टिमरू के वृक्ष से तेंदु प्राप्त होते हैं, तेंदु के पत्ते। और तेंदु पत्तों का उपयोग इसमें बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदुपत्ते का प्रयोग किसमें? बीड़ी बनाने में किया जाता है। और इसी टिमरू के वृक्ष को वांगड़ का चीकू कहा जाता है। अब देखिए वांगड़, तो वांगड़ समझ गए डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, वांगड़ का मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा जहां भील आबादी वाले क्षेत्र रहते हैं, ठीक है, तो बांसवाड़ा हो जाएगा। यदि राजस्थान की कुछ प्रमुख वनस्पतियों की यदि बात करें तो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन से वृक्ष कहां कहां पाए जाते हैं। तो मैं मोटा मोटा आपको आइडिया बता देता हूं ताकि आपको, ये अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली वाला, इस अरावली वाले बेल्ट में दो याद रखना, एक तो आपको कौन सा? सालर के वृक्ष पाए जाते हैं, सालर के वृक्ष, और एक पलास जिसको जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्म इसका बॉटनिकल नाम है। तो सालर और ये पलास, ये अरावली वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से? अरावली। कभी भी यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपको जिले याद नहीं हो तो अरावली वाले जिले यानी उदयपुर है, ठीक है, सिरोही है, राजसमंद है, अजमेर है, जयपुर है, ठीक है, दौसा है, अलवर है, सीकर झुंझुनू, यहां पर सालर और पलास के वन पाए जाते हैं अरावली वाले बेल्ट में। मोटा मोटा बता रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो, रटने के बाद तो कितने दिन याद रखोगे आप, ठीक है। दूसरा, ये जो आपका कोटा संभाग है, ये कोटा संभाग, यहां पर खेर के वृक्ष पाए जाते हैं, खेर का वृक्ष। तो खेर का वृक्ष कहां पाया जाता है? तो खेर के वृक्ष है ना, ये कहां पाया जाता है? कोटा संभाग में। कहां बताओ? कोटा संभाग में खेर, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र, खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। और यदि बात करें मोटा मोटा तो ये देखो, ये जो दक्षिणी राजस्थान है जहां पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, ये दक्षिणी राजस्थान है। दक्षिण राजस्थान में एक तो बांस के वृक्ष पाए जाते हैं, कहां? बांस के वृक्ष पाए जाते हैं, बांसवाड़ा हुआ है। एक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से? सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, सागवान के वृक्ष सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। एक महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं, महुआ आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो महुआ, बांस, सागवान, और एक कौन सा? टिमरू के वृक्ष, जहां से तेंदुपत्ती प्राप्त होती है, टिमरू। तो ये सारे उदयपुर संभाग में पाए जाते हैं। दक्षिण राजस्थान के दो या उदयपुर संभाग में जब भी आ जाए तो यहां पर क्या क्या पाए जाएंगे? बांस पाया जाता है, सागवान पाया जाता है, महुआ पाया जाता है और टिमरू का वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। और ये जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान, यहां पर पूरी अलवर, भरतपुर, करौली वाला क्षेत्र, पूरी राजस्थान में धोकड़ा के वृक्ष पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वृक्ष है? धोकड़ा के वृक्ष है। और धोकड़ा के वृक्ष राजस्थान में कहा? तो करौली में पाए जाते हैं, तो कैला देवी अभ्यारण्य में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इधर आपको खेजड़ी पाई जाती है, कौन सी?
खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान में, रोहिड़ा पाई जाता है, कौन सा पाई जाता है, राजस्थान का सागवान या टीक जिसे कहते हैं पश्चिमी राजस्थान का सागवान या टीक, ठीक है, मारवाड़ का टीक, ठीक है, खेजड़ी पाई जाती है, और कौन सा, रोहिड़ा पाई जाता है, ठीक है, इस वाले बेल्ट में पश्चिमी राजस्थान में। तो ये मोटा मोटा एक आइडिया आपके मन मस्तिष्क में चलना चाहिए कि सालर के वृक्ष कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, आपको बताएं कि बांस के वृक्ष कहाँ हैं, सागवान के वृक्ष कहाँ हैं, ठीक है, खेर के वृक्ष कहाँ हैं, ठीक है, या आपसे पूछें पलास के वन कहाँ हैं, ठीक है, दोखड़ा कहाँ है, मोटा मोटा आइडिया होगा ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। राजस्थान के मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नात्रा की पाल जिससे संबंधित है वह बताइएगा। बताओ नात्रा की पाल किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ, नात्रा की पाल किससे संबंधित है, जल्दी से बताओ। गिरधारी लाल जी मीणा सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आसो सर के शेर नागौर से बाड़मेर जाना चाहते हैं, रोडवेज एकदम मुफ्त में 10 बजे से। शेर के लिए या शेरनियों के लिए, पहले तो ये क्लियर कर लो। चलिए जो क्लास से हटकर कमेंट करते हैं उनको ब्लॉक करवा दिया जाए, बिल्कुल। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के खनिज टॉपिक में 4 पाल है, कितनी पाल है, 4। आज चारों पालों को अपन क्लियर कर देते हैं। 4 पाल कौन कौन सी है, ठीक है। एक तो आपकी नात्रा की पाल है, नात्रा की पाल, नात्रा की पाल। एक आपकी पादर की पाल, पादर की पाल, पादर की पाल, ठीक है। एक यदि बात करें, ठीक है, मांडू की पाल, मांडू की पाल, मांडू की पाल, और एक है खांद्रा की पाल, खांद्रा की पाल। ये 4 ही पाल आती है पूरी खनिज टॉपिक में, पूरे खनिज टॉपिक में ये 4 ही पाल है, ठीक है। अब देखिए नात्रा की पाल है कहाँ, उदयपुर में है। नात्रा की पाल कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है। नात्रा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है। लोहा एस, नात्रा की पाल थुर उंडेर याद करो, ये उदयपुर में लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है। पादर की पाल कहाँ है, डूंगरपुर में है। पादर की पाल कहाँ बताओ, डूंगरपुर में है। और ये पादर की पाल आपसे पूछा जाता है, पादर की पाल डूंगरपुर में तो है लेकिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मांडू की पाल भी डूंगरपुर में, याद करो मांडू की पाल किसके लिए प्रसिद्ध है, फ्लोरस्पार के लिए। फेल्सपार तो अजमेर था, फ्लोरस्पार के लिए, किसके लिए, फ्लोरस्पार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। खांद्रा की पाल कहाँ है, पाली में है खांद्रा की पाल, और ये सतरंगा मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सतरंगा मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 पाल है पूरे खनिज टॉपिक में, चारों मैंने करा दी। कौन सी पाल कहाँ कहाँ है, नात्रा की पाल कहाँ है, खांद्रा की पाल कहाँ है, पादर की पाल कहाँ है, मांडू की पाल कहाँ है, और किस किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे पूछा नात्रा की पाल, तो बताओ नात्रा की पाल कहाँ है, नात्रा की पाल उदयपुर में, लोहा एस के लिए। तो बताओ आंसर क्या होगा, लोहा एस होगा। क्या होगा, लोहा एस। 3 दरीबा है, चलो वो भी बता देता हूँ। एक आपका खो दरीबा, खो दरीबा, एक आपका पुर दरीबा, पुर दरीबा, पुर दरीबा, और एक आपका राजपुरा दरीबा। कौन सा, राजपुरा दरीबा। 3 ही दरीबा है पूरा खनिज टॉपिक में, खनिज टॉपिक में 3 ही दरीबा है, ठीक है। तो अब तीनों के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो बताओ खो दरीबा कहाँ है, अलवर में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पुर दरीबा भीलवाड़ा में है, और ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और राजपुरा दरीबा राजसमंद में, राज से राजसमंद याद रखना, राजसमंद में, और ये सीसा जस्ता के लिए, किसके लिए, सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। चलो 4 और 3 7 याद करा दी, 4 पाल 3 दरीबा याद करा दिया। बाकी तो आप जानते हो, ठीक है। क्या जानते हो कि लोहा एसक, लोहा एसक में पहला स्थान किसका है, जयपुर का। जयपुर में कौन सा है, मोरिजा बानोला, ठीक है। दूसरा है दौसा का, दौसा में कौन सा है, नीमला रायसेला। तीसरा किसका, उदयपुर का, और उदयपुर में कौन सा है, तो बताओ उदयपुर में कौन सा है, नात्रा की पाल और थुरुंडेर। चौथा है सिक्कर झुंझुनू का, और यहाँ पे डाबला सिंगाना, कौन सा, डाबला सिंगाना। और चौथा इसमें पूछा, 5वां पूछे तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में तिरंगा की पहाड़ी और हमीरगढ़ की पहाड़ी, ये सारे लोअर सक हैं, ठीक है। मोरिजा बानोला जयपुर, नीमला रायसेला दौसा, नात्रा की पाल थुरुंडेर उदयपुर, डाबला सिंगाना सिक्कर झुंझुनू। और आपसे कोई पूछ ले कि बताओ तिरंगा की पहाड़ी हमीरगढ़ की पहाड़ी भीलवाड़ा में, और ये एग्जाम कई बार पूछा गया है, मोरिजा बानोला, ये सारे, ठीक है। ये लोहे सक है, लोहे सक के 4 इसको होते हैं लोहे के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। और सबसे उत्तम किसका, मैग्नेटाइट है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है। पिछली बार सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन था। चलिए अबरक, तो अबरक में पहला स्थान कौन रखता है, भीलवाड़ा। अबरक में कौन सकता है, भीलवाड़ा रखता है। तांबा, तांबा में आपको पहला स्थान झुंझुनू, और झुंझुनू के बारे में बता चुका हूं, झुंझुनू में खेतरी, ठीक है, और इसके कोपर कोलियारा और चांदमारी। दूसरा अलवर, अलवर में कौन सा, खोदरीवा, मुंडियावास खेड़ा और भगोनी। तीसरा आपसे पूछा है कौन सा, तो बताओ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में पुरदरीबा, ठीक है, ये किसके लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, पुरदरीबा। और कौन सा, देवतलाई। सिरोही में देवगढ़ आजरी, और आपसे बसंतगढ़, ठीक है, बसंतगढ़ और देवगढ़ आजरी, किलोवाड़ा, देलवाड़ा और किरोवाली भी प्रसिद्ध है। रेल मंगरा राजसमंद में, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है, और बिदासर चूरू ये भी तांबे के लिए। कोयला, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट होता है और सबसे निम्न किस्म का कौन सा होता है? पीट। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कहां पाया जाता है? कोयला, तो बीकानेर में। बीकानेर में कौन सा? तो आपसे पूछा जाता है पलाना और बरसिंहसर। बाड़मेर में कौन सा? जालेपा, कपोडी और गिरल, ये भी आपको। नागौर में वही मेड़ता रोड, ठीक है, ये सारी ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका कोयला, कहां कहां पाया जाता है? तो कोयले में पहला स्थान किसका है? बीकानेर का है। ये मैंने सारी चीजें बताई। और पलाना सबसे बड़ा आपको पता है कोयले, लिग्नाइट कोयले का भंडार क्षेत्र भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? नात्रा के लॉ ऐसा, ठीक है। सोच ली कितनी जानकारी आपके पास मिल गई। यदि इतना भी आप रिवीजन कर लेते, इतना सेल्फ स्टडी में पढ़ोगे ना, तो ये 40 क्वेश्चन कराऊं, 60 या 100 कराऊं, इतना करोगे तो 2 घंटे क्लास पूरे दिन लगेगी, लेकिन यहां रिवीजन आपका फास्ट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं रिवीजन क्लास में आप जरूर भाग लें। और लोगों को अच्छी लगती है तो देखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अच्छी लोगों को, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर करें, ठीक है। नहीं लगता तो मैं हमेशा कहता हूं डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करें। क्योंकि हम एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म से, हमारी भी एक यही आशा रहती है कि ग्रामीण क्षेत्र तक को जो हमारे भाई और बहन है उनको निःशुल्क शिक्षा पहुंचाई जाए, उनको अच्छे कंटेंट अवेलेबल कराए जाए, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में यदि, ठीक है, समर्थ होते हैं, ठीक है, हमारी वजह से, हम इस चैनल का, इस प्लेटफॉर्म का, ठीक है, अंश से भी योगदान रहता है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट है हमारे लिए, ठीक है। और आप को किसी भी प्रकार की यदि हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सर ये टॉपिक हार्ड लग रहा है, इस पे लेक्चर बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, तो हम तैयार हैं, हमारी टीम पूरी तैयार है। हम आपके लिए जो आप टॉपिक कहोगे उस पर लेक्चर लेके आएंगे, जो आपको हार्ड लगता है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में अरावली श्रेणी लगभग की लंबाई कितनी है? ये तो मैं बता चुका हूं। चलिए आंसर बताइएगा इसका। राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई जल्दी से बताओ। राजस्थान में अरावली श्रेणी, मैंने अरावली के बारे में, चलो आप इसका आंसर दोगे तब तक मैं अरावली के बारे में एक गीत सुना देता हूं। गीत का मतलब अरावली के बारे में पूरा बता देता हूं बस 2 मिनट में, ठीक है। कैसे? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है, वर्तमान में अवशिष्ट रूप में है। अरावली की उत्पत्ति प्री पैलेयोजिक युग के, प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। अरावली की समुद्र से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है, ठीक है। अरावली का वास्तविक अध्ययन एम हेरोन ने किया था। अरावली में दिल्ली क्रम की या धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अरावली का यदि बात करें तो अरावली की मूल उत्पत्ति अरब सागर से है। अरावली की वर्तमान में पालनपुर गुजरात से लेके रायसेना हिल्स दिल्ली तक है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, ठीक है। अरावली आपसे पूछेंगे 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक है, ठीक है। 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विस्तार है। अरावली का राजस्थान में खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर है, ठीक है, 550 किलोमीटर में राजस्थान में, ठीक है, 80% है, ठीक है। अरावली का राजस्थान में विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली विकर्ण के समान फैली हुई है, ठीक है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में यानी दक्षिणी भाग में है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में, मध्य अरावली में। अरावली के सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई आपसे पूछे जयपुर में है, ठीक है। अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर ऊंचाई और चौड़ाई में कमी आती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे अरावली को 3 भागों में बांटते हैं। दक्षिण अरावली में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद आते हैं मुख्यतः, ठीक है। और इसमें वो 2 भागों में बांटते हैं। सिरोही को आबू खंड बोलते हैं और उदयपुर वाले को मेवाड़ खंड बोलते हैं। अजमेर वाला मध्य अरावली भाग, जयपुर दौसा अलवर सीकर झुंझुनू वाला उत्तरी अरावली में आता है, ठीक है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी है? तारागढ़ है, ठीक है। सॉरी, अरावली की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर। सिरोही में, जिसको जेम्स कर्नल टोड ने संतुक का शिखर भी कहा था, ठीक है। इसके अरावली की सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार है, 1360 मीटर है। ये भी आपसे पूछा जाता है, क्या बताओ? सिरोही में है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि अरावली के बारे में, ठीक है, तो अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। अरावली खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। अरावली जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न है। अरावली आपको पता है, ठीक है, जलवायु विभाजक का काम करती है, क्योंकि इसके पश्चिम में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, पूर्व में आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु है। अरावली जल विभाजक का काम भी करती है, ठीक है, जल विभाजक का काम, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करती है। अरावली हमारे कला और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बताओ ये सारी चीजें किसके बारे में? बताओ, अरावली के बारे में, ठीक है। तो ये अरावली, ठीक है। अरावली, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर शिखर में। मध्य अरावली की कौन सी है? तो बताओ, मोराई जी है, 934 मीटर है टाटगढ़ में। वो नहीं आए तो तारागढ़ करना, 870 मीटर अजमेर में। दक्षिण अरावली की जानते हैं गुरु शिखर है, 1722 मीटर है। चलिए ये थे अरावली, ठीक है। तो बताओ अरावली का राजस्थान में विस्तार कितना है? 550।
जल्दी से बताओ, हो गया क्लियर? आ गया समझ में अरावली के बारे में? मैंने अरावली का वर्गीकरण नहीं कराया बा, ठीक है? अरावली की चोटियां, अरावली की पहाड़ियां, अरावली के दर्रे, उनके बारे में नहीं बताया, सिर्फ अरावली का इंट्रोडक्शन कराया आपसे। हाँ बिल्कुल, एम हेरोन ने किया था। चलिए चलिए, हाँ अरावली NH8 जिसका नया नंबर हो गया 48, उसके पैरेलल स्थित है, समानांतर स्थित है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए। वैसे अरावली की ऊंची चोटियां तो आप पहले भी मैंने बता दी थी, 10, 12, 15, 20, ठीक है। चलिए, निम्न में से राजस्थान में कौन सा मैग्नीज खनन का क्षेत्र नहीं है? राजस्थान में कौन सा मैग्नीज खनन का क्षेत्र नहीं है, यानी मैग्नीज जहां पर उत्पन्न नहीं होता या उसका वितरण क्षेत्र नहीं है? जल्दी से बताओ, तब तक मैं मैग्नीज के बारे में बता देता हूं। यदि मैग्नीज की यदि बात करें, मैग्नीज, तो आपसे कोई पूछ ले मैग्नीज का एस क्या है, तो मैग्नीज का एस क्या? पायरोल्यूसाइट। मैग्नीज का एस क्या है? पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट, मैग्नीज का एस क्या है? पायरोल्यूसाइट है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपसे कोई पूछ ले कि मैग्नीज कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है, तो बताओ धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। और धात्विक में कैसा है? एलोय खनिज है। कैसा है? एलोय। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लोहे और एलोय, ठीक है। मैग्नीज राजस्थान में सर्वाधिक कहां बताओ? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में सर्वाधिक। तो बताओ प्रथम स्थान कौन रखता है मैग्नीज के उत्पादन में? पहला स्थान कौन रखता है? बांसवाड़ा रखता है। बांसवाड़ा में कहां कहां पाया जाता है? तो बांसवाड़ा में लिलवानी, लिलवानी, लोहारिया, लोहारिया, तलवाड़ा, तमसेरा, तमसेरा, नगेड़िया, नगेड़िया, कालाखूटा, कालाखूटा, तीमामोरी, तीमामोरी, ये सारे स्थान किसके हैं? बांसवाड़ा में है। कौन कौन से? लिलवानी, लोहारिया, तलवाड़ा, तमसेरा, ठीक है। इसके अलावा नगेड़िया, कालाखूटा और तीमामोरी, ये सारे के सारे बांसवाड़ा में और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज में दूसरा स्थान रखता है डूंगरपुर। कौन रखता है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर में मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है पादर की पाल। कौन सी पाल? पादर की पाल, ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा स्थान रखता है उदयपुर। उदयपुर में कौन सा है? छोटी सार और बड़ी सार। छोटी सार और कौन सी? बड़ी सार। इसके अलावा ऋषभदेव भी है, ठीक है, खेरवाड़ा भी है। ये आपको बताया मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र है। और मैग्नीज को औद्योगिक उपायों की आधारशिला भी कहा जाता है। और शुष्क बैटरियों में, ठीक है, कांस उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, फोटोग्राफी में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरी डिटेल है मैगजीन। और मैग्नीज में भारत में उत्पादन में पहला स्थान कौन रखता है? MP। और भंडारण में कौन रखता है? उड़ीसा रखता है। कौन रखता है? उड़ीसा रखता है। तो ये सारी जानकारी आ गई मैग्नीज की। तो देखो लिलवानी आ रहा है, ये देखो कहाँ रहा लिलवानी, चलो चेक कर लेते हैं लिलवानी को। ये रहा लिलवानी, तो लिलवानी तो है। कालाखूटा, ये रहा कालाखूटा, ये तो है। तीमामोरी, ये रहा तीमामोरी। तो बताओ कौन? ये राजपुरा नहीं है। कौन सा? राजपुरा नहीं है। तो बताओ कौन सा मैग्नीज का खनन क्षेत्र नहीं है? तो राजपुरा नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या है? राजपुरा। अधिकांश विद्यार्थियों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी इंटेलिजेंट हो गए, सभी ब्रिलियंट हो, सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। डी 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 बिल्कुल सही है। राजपुरा, राजपुरा बिल्कुल सही है। धनवीर जी, रेखा, अरुण बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निम्न में से कौन सा उद्गम बांध है? इंदिरा गांधी नहर का, यह तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तब तक मैं IGNP समझा ही देता हूं आपको, इसका आंसर दीजिएगा तब तक। देखिए ये नदी आपकी यहां से बना दे, ये नदी आपकी सतलज है और ये आपकी व्यास है, ठीक है। ये सतलज नदी है और ये आपकी कौन सी? व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आपसे पूछें रोहतांग दर्रे से, और सतलज नदी का राक्षस ताल झील से होता है, तिब्बत से। ये देखिए व्यास नदी आके किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। और जहां पर मिलती है उस स्थान का नाम है फिरोजपुर पंजाब। यहां पर मिलती है और इस स्थान का नाम क्या है? फिरोजपुर पंजाब। फिरोजपुर पंजाब, फिरोजपुर पंजाब। और यहां पर एक बांध बना हरिके बैराज बांध। कौन सा? हरिके बैराज बांध, हरिके बैराज बांध, ठीक है। तो बताओ सतलज नदी व्यास में आके कहां मिलती है? फिरोजपुर पंजाब में मिलती है। और जहां पर मिलती है वहां पर एक बांध बना हुआ है हरिके बैराज बांध। और इसी हरिके बैराज बांध से क्या निकाली गई है? IGNP। ये तो आपका हो गया राजस्थान। और यहां से आपको पता है हरिके बैराज बांध से, हरिके बैराज बांध से यहां से निकाली गई है कौन सी? IGNP। पहला इसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर। और इसका उद्घाटन पूछे तो 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने, जो तात्कालिक गृह मंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया था राजस्थान नहर का। और नवंबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसका नाम IGNP कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इसके
आपसे पूछेंगे आईजीएनपी का निर्माण कार्य बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के समय हुआ था और इसके जनक थे कंवर सेन। आईजीएनपी के जनक कौन थे? कंवर सेन। और ये 2 चरण में बनी है, ठीक है, ये अपन के है तो इसके 2 भाग हैं। एक है राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर, ये 204 किलोमीटर लंबा राजस्थान फीडर, ये हरिके बैराज से शुरू होता है राजस्थान फीडर फिरोजपुर से, और ये मसीतावली हेड, मसीतावली हेड, ये मस्तावली हेड का है, तो मस्तावली हेड आपसे पूछेंगे हनुमानगढ़ में, कहाँ बताओ? हनुमानगढ़ में। यहां तक ये आपका बता कौन सा? राजस्थान फीडर है। उसके बाद शुरू होती है मुख्य नहर, कौन सी नहर? मुख्य नहर। ये मुख्य नहर यहां से शुरू होती है मस्तावली हेड से और ये जाती है मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ के बाद आगे जाएगी गडरा रोड, अभी मोहनगढ़ तक, मोहनगढ़ कहाँ बताओ? जैसलमेर में है। और ये आगे कहां तक प्रस्तावित है? तो ये गडरा रोड बाड़मेर तक, गडरा रोड बाड़मेर तक प्रस्तावित है, गडरा रोड बाड़मेर तक प्रस्तावित है। इसको बोलते हैं मुख्य नहर। क्या बोलते हैं? मुख्य नहर। और मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर। ये मसीतावली हेड से लेके मोहनगढ़ तक है 445 किलोमीटर। आगे बनेगी तो 165 किलोमीटर और आगे बनेगी, ठीक है, तब हो जाएगी इसकी 645 और 204 जोड़ दें, ये 204 है यहां तक, ये 645 तो 649। आईजीएनपी की कुल लंबाई 649 है, लेकिन गडरा रोड तक जाएगी तब हो जाएगी 814, क्योंकि 165 और जुड़ जाएगी, ठीक है। तो आईजीएनपी की यदि बात करें तो इसका उद्घाटन, ठीक है, 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री जीवी पंत ने किया था, ठीक है। आईजीएनपी की यदि बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। आईजीएनपी राजस्थान में खरखेड़ा ग्राम से प्रवेश करती है, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। ये राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर पंजाब हरियाणा और राजस्थान में है। राजस्थान में 35 है, पंजाब में 150 है और हरियाणा में 19 है। 204 राजस्थान फीडर की कुल लंबाई है। दूसरा मुख्य नहर है। मुख्य नहर राजस्थान में मस्तावली से लेके मोहनगढ़ तक है। मस्तावली हनुमानगढ़ में, उसके बाद गंगानगर बीकानेर जैसलमेर तक जाती है, मोहनगढ़ तक, गडरा रोड बाड़मेर तक ये प्रस्तावित है। आईजीएनपी की यदि आपसे पूछेंगे लिफ्ट नहरें कितनी है, तो लिफ्ट नहरें कितनी है? 7 है, जिनका निर्माण कार्य हो चुका है। 2, एक प्रस्तावित है और एक का निर्माण कार्य चल रहा है। 7 लिफ्ट नहरें हैं। कौन सी? कुंभारा मारी लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, ठीक है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, वीर तेजा लिफ्ट नहर, उसके जस्ट नीचे आपको करनी लिफ्ट नहर, फिर आपको जंबेश्वर लिफ्ट नहर और जैनानी व्यास लिफ्ट नहर, ठीक है। इसकी शाखाएं कितनी है? तो आपसे पूछेंगे इसकी शाखाएं कितनी है? 9 शाखाएं। कितनी? 9 शाखाएं। कौन कौन सी? तो इधर आपको बताए एकमात्र शाखा आपकी बताए बाई ओर है, वो है आपकी कौन सी? तो हनुमानगढ़ में कौन सी? रावतसर शाखा। इसके अलावा दाई ओर कौन सी? तो सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा है। फिर आपको तो कौन सी? पुंगलगढ़ है, ठीक है, प्रियंका दीदी बेचारी, ठीक है। तो सूरतगढ़ होगी, देखो सूरतगढ़ शाखा होगी, कौन सी? अनूपगढ़ होगी, ठीक है। उसके बाद पुंगलगढ़ होगी, ठीक है। उसके बाद दंतौर होगी, ठीक है, बरसलपुर होगी, चारनावाला होगी, शहीद बीरबल और सागरमल, ये आपकी शाखाएं होगी। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। आईजीएनपी का भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। इसका 2 चरण में निर्माण कार्य हुआ था। अब मुझे बताओ आईजीएनपी निम्न में से उद्गम कहां से हुआ आईजीएनपी का? तो आईजीएनपी का उद्गम कहां से हुआ? तो हरिके बैराज बांध से हुआ। कहां से बताओ? हरिके बैराज बांध से, जो फिरोजपुर पंजाब में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, जल्दी से बताएगा, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं आपको, इसका आंसर तो आना ही चाहिए, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। चलिए यदि बात करें सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का है सेवर भरतपुर में। क्या बताओ? सेवर भरतपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना 1993 में। कब बताओ? 1993 में हुई थी, ठीक है। इसी प्रकार राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र का है तबीजी अजमेर में है। इसका आंसर होगा तबीजी अजमेर में, और इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2000 में हुई थी। इसके अलावा पूछे केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र का है। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र पूछे तो ये आपसे पूछे बिछवाल बीकानेर में। क्या बताओ? बिछवाल बीकानेर में है, बिछवाल बीकानेर में है। और इसकी स्थापना आपसे पूछ ले बिछवाल बीकानेर वाले की, तो इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अब आपसे पूछ ले कि बताओ काजरी कहाँ है? काजरी, तो काजरी की फुल फॉर्म तो आप जानते हो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में। एक है आफरी, उस दिन लोग बहुत सारे कमेंट्स में कह रहे थे कि सर आफरी की स्थापना 1958, अरे 1958 में नहीं हुई थी, आफरी की स्थापना 1985 में हुई थी, ठीक है। आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आफरी भी जोधपुर में, काजरी भी जोधपुर में, आफरी भी जोधपुर में। काजरी की 1959 में स्थापना हुई थी और आफरी की 1985 में स्थापना हुई थी, यह भी ध्यान रखना। और आपसे पूछेंगे राजस्थान में 2 चारा अनुसंधान केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म
राजस्थान में 2 कृषि फार्म है, ठीक है, एशिया के 2 सबसे बड़े कृषि फार्म है, ठीक है। पहला कौन सा है, ठीक है, तो मोहनगढ़ जैसलमेर में, सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, सूरतगढ़ का गंगानगर में। यहां पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ कृषि फार्म, ये गंगानगर में है, ठीक है। और आज से इसकी स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1956 को हुई थी। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, किसके, रूस के सहयोग से। और दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है जेतसर, ये जेतसर भी गंगानगर में है, जेतसर गंगानगर में। और इसकी स्थापना कब हुई, 1964 में हुई थी, 1 अगस्त 1964 में। और ये कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से लगा था। और भारत की पहली जैतून रिफाइनरी कहां लगी है, भारत की पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं, जैतून रिफाइनरी। तो भारत की पहली जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर में लगी है, लूणकरणसर बीकानेर में जैतून रिफाइनरी लगी है, लूणकरणसर बीकानेर में जैतून रिफाइनरी, ठीक है। कब लगी है, तो बताओ 2014 में, तो 3 अक्टूबर 2014 को जैतून रिफाइनरी लगी है। का मतलब भारत की पहली जैतून रिफाइनरी का है, लूणकरणसर बीकानेर में, ठीक है। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं मूंगफली उत्पादन के कारण। और कृषि फार्म सूरतगढ़ और जेतसर में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दुर्गापुरा जयपुर में तो आपको था है, ठीक है, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा जयपुर में। और इसके द्वारा हाल ही में बाजरा की RSB 34 और 33 और 34 किस्मों का विकास किया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तब आपका एग्जाम हॉल में जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस, एक मनोबल रहेगा कि सर कुछ भी पूछ लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा, ये तो मैं बता चुका हूं, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती किससे होती है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा किसमें होती है, जल्दी से बताओ देखें। हाँ, सोनू जी पूछ रहे हैं कि सर आपकी बुक, मेरी 2 बुकें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, मैं बता भी दूंगा, और आप तैयारी कर लो, ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलो आंसर बताओ जल्दी से। राजस्थान में 2 ही प्रकार से वर्षा होती है। राजस्थान में जो वर्षा होती है, राजस्थान में वर्षा, एक तो होती है ग्रीष्मकालीन वर्षा, कौन सी होती है, ग्रीष्मकालीन वर्षा, और एक होती है शीतकालीन वर्षा। ग्रीष्मकालीन वर्षा और दूसरी होती है शीतकालीन वर्षा। राजस्थान में एक तो ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है और एक शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन वर्षा और एक शीतकालीन वर्षा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ग्रीष्मकालीन वर्षा किसे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, ठीक है, जो हिंद महासागर से आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। और उसकी भी सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, जो झालावाड़ से प्रवेश करती है, और अरब सागर की शाखा तो अरावली के समानांतर है। हाँ, अरब सागर की शाखा सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, जिसे मानसून का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। शीतकालीन वर्षा किससे होती है, मावट से होती है। मावट को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, मावट बोल दो या पश्चिमी विक्षोभ, अभी मैंने डिटेल से बताया था, पश्चिमी विक्षोभ या मावट। गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, सुनहरी बूंदें। शीतकाल में वर्षा होती है दिसंबर से लेकर फरवरी तक। तो राजस्थान में शीतकाल से वर्षा किससे होती है, तो राजस्थान में शीतकाल से वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। शीतकालीन वर्षा किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ या मावट से होती है। ग्रीष्मकालीन पूछते तो ग्रीष्मकालीन किससे होती, दक्षिणी पूर्वी मानसून से। क्या राजस्थान में किस वर्षा नहीं होती, तो राजस्थान में 2 ही मानसून वर्षा होती है, एक तो दक्षिणी पूर्वी नहीं है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और एक पश्चिमी विक्षोभ से। उत्तरी पूर्वी मानसून इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, इससे राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती। हाँ, भारत के भी स्थलीय भागों में नहीं होती, हाँ, फिर आपको जाके सिर्फ कोरोमंडल तट पे होती है। लौटते हुए मानसून से भारत में केवल और केवल कोरोमंडल तट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला कोरोमंडल तट, वहां पे वर्षा होती है शीतकाल में। किसे, उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून केवल कोरोमंडल तट पे वर्षा करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ राजस्थान में किस किस प्रकार से वर्षा होती है, तो राजस्थान में एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, यानी ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है, और एक शीतकाल में मावट या पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो यहां पूछा शीतकाल में किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभ से, और यदि ये पूछते ग्रीष्मकाल में किससे होती है, तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून मालाबार तट से 1 जून को टकराता है केरल में, और 2 भागों में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा। सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है, और वो झालावाड़ में प्रवेश करती है, और सबसे कम वर्षा अपने अरब सागर की शाखा से होती है, ठीक है, क्यों, अरावली इसके अरब सागर की शाखा के समानांतर है, इसलिए पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होती। चलिए ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मिट्टियों के बारे में पूछा है। लाल लोमी मिट्टी, ठीक है, जिसको लाल चिकनी बलुई मिट्टी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है। ये मर्दा से क्वेश्चन है, और मर्दा से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, मर्दा से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखें कितने विद्यार्थी सही आंसर देते हैं।
यदि बात करें लाल चिकनी, लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, तो लाल लोमी कहां पाई जाती है, तब आपका आंसर होगा, ठीक है, ये दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। ये दक्षिण राजस्थान यानी उदयपुर संभाग वाला भाग, दक्षिण राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। पूछ ले आपसे जलोढ़ मिट्टी कहां पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को और क्या बोलते हैं, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। चंबल बेसिन में खादर मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, कांपीय मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांपीय मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी बोल दीजिएगा, या इसी को क्या बोल दिए, कांपीय मिट्टी बोल दीजिएगा। तो आज से इसी को वैज्ञानिक नाम पूछे तो एलपी सॉल्ट बोलते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, इसी को दोमट मिट्टी बोल दीजिए, क्या बोल दी, और इसी को बोल दी कच्छारी मिट्टी। कौन सी, कच्छारी मिट्टी। ये सारे इसी के नाम हैं, ठीक है। और ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर वाले बेल्ट में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब आपसे पूछें काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी। तो मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो मध्यम काली मिट्टी, ठीक है, ये इस वाला बेल्ट में, एक तो दक्षिण राजस्थान और एक कोटा संभाग में, ठीक है। तो एक उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, प्रॉपर जिले। तो बताओ बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, इधर पूरा कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहां पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, कोटा संभाग, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपसे पूछा जाता है कि बताओ भूरी मिट्टी, तो भूरी मिट्टी बनास बेसिन में पाई जाती है। भूरी मृदा कहां पाई जाती है, बनास बेसिन में पाई जाती है, बनास बेसिन में पाई जाती है भूरी मृदा। पीली मृदा पूछे, पीली मृदा, पीली मृदा पूछे तो पीली मृदा आपको जालोर, पाली, नागौर वाले जिलों में पाई जाती है, जालोर, पागी, नागौर। शिरोजम कौन सी बताओ, शिरोजम, शिरोजम भी यही पाई जाती है अर्ध शुष्क प्रदेश में, अर्ध शुष्क प्रदेश में, यह नागौर वाला भाग, ठीक है, जहां पर शिरोजम पाई जाती है, ठीक है। रेवरीना पूछ ले, रेवरीना मृदा, रेवरीना, रेवरीना पूछ ले तो ये गंगानगर में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा रेवरीना हो गया, ठीक है। साई रोजेक्स पूछ ले, साई रोजेक्स, साई रोजेक्स, ये भी मर्दा ही है, ये भी गंगानगर में पाई जाती है। जिप्सी फेरस, जिप्सी फेरस, ठीक है। तो जिप्सम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, बीकानेर में। तो जिप्सी फेरस कहां पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टियां याद करनी है, ठीक है। ये राजस्थान के आपको था कृषि विभाग के द्वारा मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया। तो बताओ लाल लोमी मृदा कहां पाई जाती है, तब आपका आंसर होगा, मतलब दक्षिण राजस्थान बताया था तो उदयपुर और डूंगरपुर, ये आपका करेक्ट आंसर है, उदयपुर और डूंगरपुर। इसके अलावा मृदा का अलग प्रकार भी, उनके बारे में भी आगे अपन बात करेंगे। चलिए, वो वैज्ञानिक विभाजन है, एल्डोसोल्स, एल्पिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वो अलग से बात करेंगे, वो मृदा का वैज्ञानिक विभाजन है। आगे जाके वो क्वेश्चन भी आएगा, वो क्वेश्चन भी आगे मिलेगा आपको, इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा हूं आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताओ, कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताओ, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए जल्दी से सोल्व करते हैं, कौन सा, तो बताओ वस्त्र, ठीक है। वस्त्र की यदि बात करें, ठीक है, तो वस्त्र उद्योग, वस्त्र भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भीलवाड़ा को, भीलवाड़ा को, भीलवाड़ा को, ये आपको पता वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा दिया गया। भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक नगर, वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा कब दिया गया, 2009 में दिया गया था, ठीक है। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का मैनचेस्टर वैसे इंग्लैंड का शहर है, ठीक है, जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर, तब आपका आंसर होगा अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। पूछ ले उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताओ, कानपुर को कहा जाता है। पंजाब का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो लुधियाना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लुधियाना को कहा जाता है, ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग की राजस्थान में पहली बार सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1889 में हुई थी। 1889 में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ये ब्यावर में खुली थी, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा खोली गई थी, ठीक है। और सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, क्यों, कपास का उपयोग सूती वस्त्र में करते हैं, ठीक है। तो कृषि आधारित उद्योगों में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये भी ध्यान रखना। चलिए ये तो समझ लेते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें निम्बाड़ा, निम्बाड़ा कहां पड़ता है, चित्तौड़ में, निम्बाड़ा चित्तौड़ में। और यहां पर आपसे पूछेंगे जेके सीमेंट का कारखाना है, और सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, निम्बाड़ा है, ठीक है। और आपसे पूछेंगे सीमेंट में भारत में पहला स्थान राजस्थान, राजस्थान में पहला स्थान चित्तौड़, और चित्तौड़ में सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, निम्बाड़ा है। श्री सीमेंट ब्यावर है, श्री सीमेंट क्या है बताओ, ब्यावर है, ठीक है। अल्ट्राटेक पूछ ले तो जैतारण पाली में है, और यहाँ का होता है नवलगढ़ झुंझुनू में है, ठीक है। और आपसे पूछेंगे
पूछा जाता है मंगलम सीमेंट का है, तो मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में है, क्या बताओ, मोडक कोटा में मंगलम सीमेंट है, कौन सी, मंगलम सीमेंट है, ठीक है। और आपसे पूछेंगे जेके सीमेंट निमाड़ा चित्तौड़ में है, लेकिन आपसे पूछेंगे जेके व्हाइट सीमेंट का है, तो जेके व्हाइट सीमेंट गोटन में है, ठीक है। बिरला व्हाइट सीमेंट का है, खारिया खंगार जोधपुर में है। ये सीमेंट के कुछ कारखाने जो भी आपको याद होने चाहिए। चलिए, और अब सीमेंट की पहली फैक्ट्री कहां लगी, लाखेरी बूंदी में लगी थी 1913 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सीमेंट बिल्कुल निम्बाड़ा चित्तौड़ में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। और सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में जिप्सम का कोयला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जानना, कई बार एग्जाम पूछते हैं कि सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। एक तो किसका प्रयोग होता है, जिप्सम का किया जाता है, एक किसका किया जाता है, कोयला का प्रयोग किया जाता है, और एक लाइमस्टोन चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। चलिए, सोडियम सल्फेट बिल्कुल डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड 1964 में स्थापना हुई थी, ठीक है। डीडवाना एक खारे पानी की झील है, जैसे सांबर भी एक खारे पानी की झील है, पचभद्रा भी खारे पानी की झील है। तो बताओ, डीडवाना में जो खारे पानी की झील है, सोडियम सल्फेट क्या बताओ, नमक, सोडियम सल्फेट का मतलब क्या होता है, नमक, खारे पानी की झील है डीडवाना। तो यहां पर राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड की स्थापना भी हुई थी, जानका वो अलग है, ठीक है। आपसे पूछेंगे फर्टिलाइजर, आपसे पूछेंगे चंबल फर्टिलाइजर केमिकल वर्क्स, वो गडेपान कोटा में, चंबल फर्टिलाइजर वाला वो गडेपान कोटा में, और ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, ये डीडवाना में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तीन तो सुमेलित है, तो ये सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो मोडक है, मोडक पड़ता है कोटा में, और यहां पर मंगलम सीमेंट, कौन सा बताओ, मंगलम सीमेंट, ठीक है। बताओ, मंगलम सीमेंट का कारखाना है मोडक कोटा में, तो ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है मोडक, ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है नहीं है, तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सेकंड नंबर आपका आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए, एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं। तो आप ज्योग्राफी, ऐसा मान लीजिए इस क्लास को, एक मेरी पहली क्लास थी, ठीक है, जब मैंने ज्योग्राफी में मैराथन क्लास ली थी, ठीक है, आज मेरी दूसरी ज्योग्राफी की, राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास है। यदि ये दोनों क्लास देख के आप एग्जाम हॉल में जाते हो, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, रिवीजन नहीं करा, पढ़ा का मतलब बेसिक तो पढ़ा है, लेकिन रिवीजन आपका नहीं हुआ है, और ये 2 क्लास भी देख के जाते हो ना, तो मैं इतना आश्वस्त हूं, पेपर 100% आपको इसी पेपर, इन 2 क्वेश्चन आपको है क्लासेज में से देखने को मिलेगा। आप यकीन नहीं मानते तो जिन विद्यार्थियों ने पढ़ी है उनसे पूछ लीजिएगा कि रिवीजन में कितने सारे एंगल्स कवर हो गए, आपके सारे टॉपिक कवर हो गए। अभी तो बाकी है, अभी तो ठीक है, जहां बाकी है अभी तो क्लास चल रही है, ठीक है। एक बार शेयर कर दो, देखें जोश दुगना हो जाए तो फिर क्लास को और लंबा खींच लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा, और कूट का उपयोग से आंसर दीजिएगा। कौन सा अभ्यारण्य या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, और यहां पर सूची लिखी हुई है, कौन सा कहां है। तो देखो, मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहां बताओ, कोटा में, तो इसका आंसर क्या होगा, कोटा। टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य, ये 3 जिलों में, अजमेर, पाली, राजसमंद में टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए, वन विहार धौलपुर में वन विहार है, आपसे वन विहार है, केसर बाग है, और आपसे पूछेंगे कौन सा है, बताओ, राम सागर है, तो राम सागर भी कहां है, तो बताओ धौलपुर में, वन विहार भी धौलपुर में, और आपसे पूछेंगे केसर बाग भी धौलपुर में है, ठीक है। तो वन विहार कहां है, धौलपुर में। और मुझे बताओ, तालाब एसाई झील, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तालाब एसाई झील, कौन सी झील, तालाब एसाई झील, ये नहीं बताना है कि धौलपुर में, ये तो मुझे सभी को पता है। तालाब एसाई जो झील है, तालाब एसाई जो झील है, ठीक है, ये धौलपुर के कौन से अभ्यारण्य में है, धौलपुर के कौन से अभ्यारण्य में है, ठीक है, केसर बाग में है, या राम सागर में है, या वन विहार में है, जल्दी से बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, ठीक है। तालाब एसाई झील धौलपुर में, ये तो सबको पता है, लेकिन धौलपुर के कौन सा अभ्यारण्य में है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और बंद बारेटा, ये बंद बारेटा बांध का भरतपुर में है, कुकुंद नदी पर है, और इसे परिंदू का घर भी कहा जाता है। जलचरों की बस्ती तो जयसमंद अभ्यारण्य को बोलते हैं, जो उदयपुर में है, देवगढ़ झील के आसपास, उसको जलचरों की बस्ती बोलते हैं, और परिंदू का घर बोलते हैं बंद बारेटा बांध को, ये कुकुंद नदी पर भरतपुर में बना हुआ है, ठीक है। तो बताओ, ये सुमेलित फर्स्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, तो फर्स्ट में 4 यहां आ रहा है, ठीक है। सेकंड में क्या आ रहा है, तो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड में फर्स्ट, थर्ड में सेकंड आ रहा है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर ए, ठीक है। अब ये आंसर देना, जल्दी से देखते हैं कितने विद्यार्थी सही आंसर देते हैं। केसरबाग बता रहे हैं, कुछ लोग राम सागर बता रहे हैं, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। जल्दी से, तो इसका राइट आंसर है वन विहार। कौन सा वन विहार है, वन विहार जो अभ्यारण्य है धौलपुर में, उसमें तालाब एसाई झील है, कौन सी तालाब एसाई झील है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
राजस्थान के कितने जिलों में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है? राजस्थान के कितने जिलों में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है? राजस्थान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। आपसे 33 आर्किड निश्चित वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो 26, आर्किड निश्चित क्षेत्र पूछे 33, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो 3, ठीक है। और टाइगर परियोजना पूछे राजस्थान में 4, ठीक है। जंतुआलय पूछे तो कितना है? 5 है, ठीक है। और कंजर्वेशन जोन पूछे तो कितना है? 14 है, ठीक है। ये आपको सारे ध्यान रखना है। और आपसे पूछेंगे राजस्थान के कितने जिलों में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है? ये भी आप कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी आपको बताना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिला है, तो बताओ सोयाबीन कहां होता है? तो मसाले, और मसाले बोल दो, मसाले या जो सोयाबीन, ये सारे आपको होता कहां होते हैं? तो ये होता है कोटा संभाग में, यानी कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो इसका असर होगा कोटा और बारां, ठीक है। नेक्स्ट, सरसों के उत्पादन में राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? तो सरसों के उत्पादन में, मेथी के उत्पादन में, बाजरा के उत्पादन में, ठीक है। आपको तो राजस्थान कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। कौन सा रखता है बताओ? प्रथम स्थान रखता है, ये भी आपने। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? शेवर भरतपुर में है, ठीक है। ये मेरी जो पुस्तक है, 2 पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है, जो मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है। और जिन लोगों ने पढ़ी है, जिन लोगों के हाथों में, वो इन पुस्तकों की महत्व जानते हैं, ठीक है। ये ऐसी पुस्तकें हैं कि ये जितने भी मैं जो डिटेल से करा रहा हूं ना, एक क्वेश्चन के नीचे इतने ऑप्शन आंसर एनालिसिस कर रहा हूं, विवेचना कर रहा हूं, ये सारी इस बुक में दे रखी है, ठीक है। हर क्वेश्चन के नीचे इसकी विवेचना दे रखी है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो एक में क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर क्वेश्चन के नीचे इसकी विवेचना दे रखी है। देखिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये कृषि का एक क्वेश्चन दे रखा है, इसकी इतनी विवेचना है, ये पूरी विवेचना। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन है, आप देखो, ये ऊपर आपका क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, ये तो केवल क्वेश्चन है, पूरी इतनी इसकी डिटेल है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन है, पूरी इसकी डिटेल है, ये देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये इसकी पूरी डिटेल है, ठीक है। एक क्वेश्चन की आपको होता है, उस क्वेश्चन से देखो चार्ट दे रखे हैं, इसमें फ्लो चार्ट, राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, उनको फ्लो चार्ट से बता रखा है, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन के जितनी डिटेल बनती है वो सब बता रखा है। देखो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ऊपर क्वेश्चन है, इतनी डिटेल है। तो हर क्वेश्चन के नीचे उसकी डिटेल है। इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर सब है। राजस्थान ज्ञान वितान के नाम से ये पुस्तक अवेलेबल है मार्केट में, और इसको पढ़ लिया तो राजस्थान में जो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जाएंगे, पटवार के एग्जाम देने जाएंगे, रीट का एग्जाम देने चाहेंगे, यदि राजस्थान का रिवीजन करना है, राजस्थान का क्रैश कोर्स करना है, राजस्थान का मूल्यांकन करना है, आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, तो इस बुक के पढ़ के चले जाओ, और जब एग्जाम हॉल से वापस आओ तो बताना सर इस क्वेश्चन से पेपर कुछ भी बाहर नहीं था। ये राजस्थान की कंबाइंड है। और इसी प्रकार ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था बुक है, आपकी राजस्थान की राज्य व्यवस्था बुक है, ठीक है। राजस्थान की पॉलिटी, जो कोले लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की, और रीट, राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये राजस्थान की कंप्लीट आपको पॉलिटी है, जिसमें आपको 21 चैप्टर दे रखे हैं, 21 चैप्टर आपको इसमें अवेलेबल करा रखे हैं। और ये इसका सेकंड एडिशन है जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड एडिशन, ठीक है। ये आपका, आपने फर्स्ट एडिशन को इतना प्रमोट किया, इतना प्यार दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट एडिशन कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड एडिशन में लेके आ गया आपके लिए राजस्थान पॉलिटी का। इतना प्यार दिया आपने राजस्थान पॉलिटी की बुक को, ठीक है। तो ये राजस्थान पॉलिटी का सेकंड एडिशन है, ठीक है। और जो आप, और ये ज्ञान वितान की बुक है, इसका ऑर्डर आप है, ठीक है, प्ले स्टोर पे आप तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और तैयारी कर लो ऐप से, आप इस बुक को घर बैठे मंगवा सकते हैं, ठीक है। साथ ही राजस्थान के ऑल बुक डिपो पर भी ये अवेलेबल है, ठीक है। ये भी आपको इंफॉर्मेशन थी, ये 2 बुकें थी। चलिए, रक्षाबंधन का त्योहार है, कुछ उम्मीद, कुछ टकटकी मेरे भाई और बहन, ठीक है, मुझसे लगा के बैठे हैं। तो मैं एक और घोषणा कर देता हूं आपके लिए कि ये जो राजस्थान के आरएस लेवल का है, आरएस जो तैयारी कर रहे हैं, 28 अक्टूबर को आरएस प्री देंगे। जो आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब तो इनमें कुछ नहीं होना सब इंस्पेक्टर वालों के लिए, लेकिन सब इंस्पेक्टर वालों ने ऑलमोस्ट ले लिया। जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोल लेक्चर और तमाम जो एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनको इंडिया की इकोनॉमिक्स पढ़नी है, इंडिया की इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है, इंडिया की पॉलिटी पढ़नी है, साइंस और टेक्नोलॉजी वाले जो टॉपिक पढ़ने हैं, यदि ये आपको पढ़ना है, इसमें मैं ज्योग्राफी भी कुछ समय बाद और ऐड कर दूंगा। तो ये कोर्स 251 का अवेलेबल था, इसको करके मैं रक्षाबंधन के लिए, रक्षाबंधन का जो ऑफर है, ठीक है, रक्षा 22, 23 और 24 तारीख तक मैं इसको 99 रुपए का कर देता हूं। टेक्निकल टीम को मैं बोल दूंगा, ये कोर्स आपको 99 रुपए में मिलेगा, ठीक है। यदि कोई भी विद्यार्थी लेना चाहे, पूरी इंडिया की पॉलिटी है, इंडिया की इकोनॉमिक्स है, ठीक है, साइंस टेक वाले टॉपिक है, आरएस के पर्पज से या अन्य किसी एग्जाम के पर्पज से पॉलिटी ये सब पढ़ना चाहते हैं, इंडिया पॉलिटी ये सब, तो आप तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर ये मेरा कोर्स 99 में आपको 3 दिन के लिए अवेलेबल रहेगा। ये डिस्काउंट रक्षाबंधन के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा लाभ उठाएं। और ये पटवार की 20 टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है, ठीक है, पटवार की 20 जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। चलिए जालिपा कपूडी, इसके बारे में जान लीजिएगा, आगे चलते हैं। जालिपा कपूडी तापीय विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ठीक है, तो जालिपा कपूडी तापीय, तो जालिपा कपूडी है कहां बताओ, तो आपका आंसर होगा जालिपा कपूडी कहां है, तो आपका आंसर होगा बाड़मेर। जालिपा कपूडी कहां बताओ, बाड़मेर में। और ये बताओ निजी क्षेत्र की है, किस क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित है। और निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित है, आपसे पूछेंगे सुपर थर्मल पावर है, कैसा है, सुपर थर्मल पावर है, ठीक है। देखो थर्मल पावर का मतलब तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर का मतलब क्या हो गया, तापीय ऊर्जा, जिसकी ऐसा संयंत्र जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट से कम है उसको नॉर्मल थर्मल पावर बोलते हैं, 1000 मेगावाट से अधिक है उसको सुपर थर्मल पावर बोलते हैं, और जिसकी 1000 मेगावाट से अधिक भी है और कम से कम 1 यूनिट 500 मेगावाट से अधिक है उसको सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। ये अलग अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये निजी क्षेत्र का है, सुपर थर्मल पावर है, जालिपा कपूडी, और कहां बताओ, बाड़मेर में है। अब देख गिरल, गिरल भी बाड़मेर में है, गिरल भी बाड़मेर में है, और ये भी लिग्नाइट आधारित परियोजना है, ये भी लिग्नाइट आधारित परियोजना है, और ये गिरल बाड़मेर ये भी लिग्नाइट आधारित परियोजना है, ठीक है, क्योंकि जालिपा कपूडी में भी लिग्नाइट निकलता है और गिरल में भी लिग्नाइट निकलता है, कोयला। तो गिरल बाड़मेर में, लेकिन ये राज्य सरकार की है, किस सरकार की है, राज्य सरकार की है। बरसिंहसर, बरसिंहसर बीकानेर में है, बरसिंहसर कहां है बताओ, बीकानेर में है, बीकानेर में, और ये भी आपको तक केंद्र सरकार की है और लिग्नाइट आधारित है, केंद्र सरकार की और लिग्नाइट। तो राजस्थान में लिग्नाइट आधारित परियोजना राज्य सरकार की कहां है, गिरल बाड़मेर में है, ठीक है, केंद्र सरकार की कहां है, बरसिंहसर बीकानेर में है, ठीक है। और आपसे पूछेंगे निजी क्षेत्र की, जालिपा कपूडी और भाद्रेस बाड़मेर में, ये निजी क्षेत्र की है, तो ये भी ध्यान रखना, ये लिग्नाइट आधारित परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा निम्नलिखित में से सोलर पार्क कहां विकसित किया गया है? तो देखिए ये भड़ला के दे रखे हैं, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन जो 11 जनवरी 2010 को लॉन्च हुआ था, इसके तहत राजस्थान के 2 जिलों में सोलर पार्क विकसित कर रहे हैं। एक तो जोधपुर में सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है और एक जयपुर में जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। एक तो जोधपुर में और एक जैसलमेर में बताओ सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। कहां कहां? जोधपुर और जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। तो जोधपुर और जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। कितने बताओ? 4 सोलर पार्क बन रहे हैं। कितने? 4 सोलर पार्क बन रहे हैं। पहला कौन सा बन रहा है? तो पहला भड़ला सोलर पार्क बन रहा है, भड़ला सोलर पार्क, भड़ला सोलर पार्क। और ये भड़ला सोलर पार्क कहां बन रहा है? तब आपका आंसर होगा भड़ला सोलर पार्क, भड़ला सोलर पार्क जोधपुर में बन रहा है। कहां बन रहा है? जोधपुर में। और कितने चरण में बन रहा है? 4 चरण में बन रहा है, ठीक है। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? तो 2245 मेगावाट। भड़ला सोलर पार्क के चारों चरणों की कुल क्षमता कितनी होगी? 2245 मेगावाट। पहला चरण है, पहला चरण की क्षमता है 68 मेगावाट, सॉरी 65 मेगावाट। कितनी है? 65 मेगावाट पहले चरण की। दूसरे चरण की पूछे तो बताओ 680 मेगावाट। तीसरे चरण की पूछे तो तीसरे चरण की कितनी है? ठीक है 1000 मेगावाट। कितनी है? 1000 मेगावाट। और आपसे चौथे चरण की पूछे तो चौथे चरण की कितनी है बताओ? तो 500 मेगावाट। अब आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कौन सा है जो सोलर पार्क सोलर डेवलपमेंट विकास कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो फर्स्ट और सेकंड किया जा रहा है। फर्स्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ही राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? सेकंड होगा, ठीक है। क्योंकि ये थर्ड वाला एसएल के द्वारा, ये अडानी के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये मेसर्स असल के द्वारा, ये अडानी के द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो ये सेकंड इसका आंसर होगा। तो भड़ला के कितने चरण है? 4 चरण। चारों की कुल क्षमता कितनी है? 4245 में। तो पहला सोलर पार्क, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भड़ला सोलर पार्क कहां है? जोधपुर में, ठीक है। दूसरा सोलर पार्क कौन सा लग रहा है? तो दूसरा लग रहा है आपका फलोदी पोखरण में, फलोदी पोखरण में दूसरा सोलर पार्क लग रहा है। और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो फलोदी पोखरण वाला की 750 मेगावाट। तीसरा कहां लगेगा? फतेहगढ़ जैसलमेर में लगेगा। कहां लगेगा? फतेहगढ़ जैसलमेर में। और फतेहगढ़ जैसलमेर वाले की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता आपसे पूछे 1500 मेगावाट है। और चौथा कहां लगेगा? चौथा लगेगा नोक जैसलमेर में, नोक जैसलमेर में। और इसकी क्षमता कितनी है? 925 मेगावाट है। इसका निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो इससे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर पार्क के तहत 2 सोलर जिले हैं, 2 जिलों में सोलर पार्क लगेंगे, जोधपुर और जैसलमेर में। और कितने लगेंगे? 4। पहला कौन सा? भड़ला सोलर पार्क जोधपुर, दूसरा जिसकी क्षमता 4245, दूसरा फलोदी पोखरण, ठीक है, ये जोधपुर जैसलमेर में 750 मेगावाट, तीसरा फतेहगढ़ जैसलमेर में 1500 मेगावाट, चौथा नोक जैसलमेर में, और ये कितना? 925 मेगावाट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताओ कैसी लगी क्लास? ये थी ज्योग्राफी की क्लास। और भी ले लेते, आगे भी क्लास होती, लेकिन आशु सर का 9 बजे का शेड्यूल आपका है, ठीक है। तो आप आशु सर की क्लास का लुत्फ उठाइएगा। मेरी क्लास को यहीं विराम देता हूं। कैसी लगी क्लास?
क्या ज्योग्राफी की एक और क्लास लाई जाए, या फिर इंडिया ज्योग्राफी की लाई जाए, या पॉलिटी की लाई जाए, इकोनॉमिक्स की लाई जाए, साइंस टेक की लाई जाए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और जिसके जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, जिस सब्जेक्ट को लेके, उस पर भी एक क्रैश कोर्स यानी सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास में आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि और आखिर को सभी अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे कोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा लुत्फ उठाएं, ठीक है, और क्लास के बारे में कमेंट्स लिखना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।